फॉरमोस्ट यूरोपियन कंट्री इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके रीजन था कि उसमें इतने ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे जो एक टाइम, एक ही ओरिजिन, एक ही स्पेस में कहा जाता है कि एक रेनेसां ऑफ जर्मनी की तरह ये सारे ब्रिलियंट साइंटिस्ट के एक मेजर पार्ट ज्यूइश थे, जिसे ये देश से अगर ये दौड़ भागे और नहीं तो इसे मार दिया गया और नहीं तो दे टुक रिफ्यूज कहां लिया? यूरोप वाज टेथर्ड। ये लोग यूरोप में ही रहना चाहते थे क्योंकि तब के जमाने में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इतना पावरफुल, इतना वेस्टेड डेस्टिनेशन था नहीं। लेकिन यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज में हम लोग कहते हैं, तो जर्मनी को हम लोग पॉइंट फिगर आउट करते हैं कि जर्मनी ज्यूज के ऊपर इतना टॉर्चर किया, इन लोगों के पास इतना मतलब क्या कहते हैं अब्यूज किया, होलोकॉस्ट वगैरह कितने मिलियन पीपल्स को मार डाले। लेकिन अगर आप डीपली यूरोप में देखोगे तो आपको ये हिस्ट्री वो दिखाना नहीं चाहता है ये लेकिन अगर आप ये हिस्ट्री को बड़ा डीप से देखोगे, सो स्टार्टिंग फ्रॉम रशिया, फिनलैंड, नॉर्वे, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड्स, स्पेन, पोर्तुगल, फ्रांस, इंक्लूडिंग ब्रिटेन, इन सारे कंट्रीज में एक्सट्रीम जूइश हेट्रेड था। Extreme Jewish hatred था. One of the reasons was that Jewish community were the very successful business communities of the Europe. तो ये सारे बिजनेस जितने ज्यादा मालपानी के जो बात थे, ये ज्यूइश कम्युनिटी के हाथ में होने के कारण दे यूज्ड टू थिंक दैट वी आर ओवर पावर्ड और नॉट एम्पावर्ड, दे आर टेकिंग ओवर आवर इकोनॉमी। अगर आप शेक्सपियर के स्टोरी में भी पढ़े मर्चेंट ऑफ वेनिस, वहां एक शाइलॉक नाम के कैरेक्टर है जहां को जिसे ज्यूइश कहा गया है, और जितने भी हीनियस वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं उसके खिलाफ, उस कम्युनिटी के खिलाफ कहा गया है। सो दिस इज हिस्टोरिक इन द यूरोपियन कम्युनिटी। ये क्रिश्चियन कम्युनिटी हैज अ डीप हेट्रेड फॉर द ज्यूइश कम्युनिटी। अभी कुछ साल बाद से, आफ्टर पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब यूरोप नहीं रहा, मतलब उसके पास वो पावर नहीं रहा, और यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन तब के जमाने में एक उभरता हुआ ह्यूमंगस पावर होकर आया, then they were all focused on reorganizing their economy and reorganizing their country. आपको पता है कि after this, that second world war के जो ऑर्डर था, वर्ल्ड ऑर्डर था, उसमें क्या कहता है, यूनाइटेड नेशंस में किसका दबदबा चलता था? ये है हमारा यूएसए, क्या कहते हैं, रशिया, तब के जमाने का सोवियत यूनियन अंडर स्टालिन, और यूके और फ्रांस, और बीच में इन लोगों को चीन को ढकेल दिया, जो चाइना वर्ल्ड वॉर 2 में बुरी तरह से बैटल हार गया था। जापान ने उसके साथ इतना एट्रोसिटीज किया कि उसे खड़े होने की भी कोई क्वालिटी नहीं था। उसी चाइना बन गया फोकट में, जिसे कहते हैं विदाउट एनी क्वालिटी, फोकट में दे बिकेम अ यूएन मेंबर। और इसी कारण रशिया का सपोर्ट था, क्योंकि 3 कंट्रीज आपको कहते हैं, क्या कहते हैं, वो आपको नॉन कम्युनिस्ट इकोनॉमी है, तो वो भी सोचा था कि शायद एक चाइना आ जाएगा तो हमारी इकोनॉमी के, हमारे वोटिंग के लिए, कम्युनिटी मूवमेंट के लिए के लीडर्स थे, वो हिस्टोरिक मिस्टेक्स करते रहे, जिसके कारण आज इंडिया यूनाइटेड नेशन से लेकर हमारे वेटो पावर में नहीं है। लेकिन ये लोग आ गए, दिस वाज द ओल्ड ऑर्डर। यही से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये लोग धीरे धीरे पावरफुल बनते गए। कुछ लोग पावरफुल बनते गए, कुछ लोग ऑफ हो गए। कैसे? यूनाइटेड स्टेट्स इमर्ज्ड एज द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द वर्ल्ड, फॉलोड बाय सोवियत यूनियन। लेकिन आपको पता है कि 1990 के बाद वो सोवियत यूनियन का डिसोल्यूशन हो गया, और उसके बाद ये रशिया लार्जेस्ट कंट्री तो रहा, लेकिन उसका जो बोलता रहता था, उसके जो इन्फ्लुएंस, ग्लोबल इन्फ्लुएंस था, वो तो नहीं रहा। नंबर 2। नंबर 3, आज के जमाने में फ्रांस का फिर भी कोई प्रेजेंस है, लेकिन यूके, उसका कोई और ग्लोबल प्रेजेंस नहीं रहा। कि उसके बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारे फैक्टर्स है। यूके इज सो मच एनग्रोस्ड इन हर ओन पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल क्राइसिस से लेकर, पॉलिटिकल क्राइसिस से लेकर, इमिग्रेशन क्राइसिस से लेकर, इट इज इन टर्मोइल फॉर क्वाइट सम टाइम। तो इसी के कारण धीरे धीरे ये जो जहां कहा जाता है, क्या हम लोग क्या कहते थे कि ये ब्रिटिश एम्पायर का सूर्यास्त नहीं होता है, देयर इज द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर, से लेकर आज ब्रिटेन यूरोप में भी आइसोलेटेड है, इतना कंसोलिडेटेड पावरफुल नहीं है। किसी भी ग्लोबल मैटर में आज अमेरिकन प्रेसिडेंट
हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर से बात करना चाहता है रिगार्डिंग स्टॉपिंग द वॉर इन इंडिया, रशिया एंड यूक्रेन, दे आर नॉट टॉकिंग टू यूके. यूके हैज बिकम इररिलेवेंट इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. कोई कभी सोचा भी नहीं था. और क्या हुआ? और एक ग्लोबल पावर का इमर्जेंस हुआ, जिसे हम जितना टेक्नोलॉजी के कारण कहेंगे उससे भी ज्यादा कहेंगे इकोनॉमिक पावर. और ये इकोनॉमिक पावर जिसे हम आज कहते हैं द ग्लोबल एनिमी, चाइना का उत्थान हुआ. और उसके साथ क्या हुआ? बहुत सारे नए कंट्रीज का फॉर्मुलेशन हुआ. हमारा ओटोमन एम्पायर जो है मिडिल ईस्ट में, वो एकदम छोटे छोटे हिस्सों में बांट गया. आज के मॉडर्न सऊदी अरेबिया से लेकर यूएई वगैरह वगैरह, ईरान, इराक, सभी के नया नया बॉर्डर बने. हमारा इधर नया इंडिया बना, नया पाकिस्तान बना. और धीरे धीरे 20-30 इयर्स के अंदर उससे बांग्लादेश बने. और अगर आप ग्लोबल मैप्स देखें तो एशिया में कितने सारे न्यू कंट्रीज एडेड हुए ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम. ये कोई हिस्टोरिक बात नहीं, हमारे आंखों के सामने. इन 1990 आई थिंक आई वाज अ क्लास 10 स्टूडेंट एट द टाइम व्हेन देयर वाज दिस ब्रेकिंग अप ऑफ रशिया. तो ऐसा होता गया. तो क्या हुआ कि धीरे 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 ये यूनाइटेड स्टेट्स बिकम द अनरेस्ट्रिक्टेड ग्लोबल पावर. सभी कुछ चीज जो भी होता है यूएसए के मतलब के बिना, उसके इंटरेस्ट के बिना, उसके आशीर्वाद के बिना पॉसिबल नहीं है, आज भी नहीं है. शायद किसी को पसंद हो, शायद किसी को नापसंद हो. लेकिन जब ये सिचुएशंस चल रहा था, रशिया वाज गोइंग थ्रू इन टर्मोइल वगैरह वगैरह वगैरह, तभी इस कंट्री में एक पुतिन नाम का आदमी आकर प्रेसिडेंट पद पे चढ़ गया. रशिया में प्रेसिडेंशियल पोजीशन होल्ड करके बहुत दिन रहना इज नॉट एन इजी टास्क. आपको पुतिन पसंद है या पुतिन नापसंद है, यू हैव टू गिव हिम क्रेडिट. Whether by hook or by crook, he has controlled the Russia for such a long time. One of the longest serving president. बहुत बार उसने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किए, मॉडिफिकेशन किया वगैरह वगैरह वगैरह. लेकिन आज भी अगर अमेरिका किसी से डरता है, the number 1% that they are afraid of is Vladimir Putin. तो ये एक पावर जो सबसाइड हो गया था, धीरे 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 अपने उभर के आया. इसके लिए हमें पुतिन को, हमें उसको क्रेडिट देना ही पड़ेगा. थर्ड, चाइना का ग्लोबल राइज. और अब तो जानता है यूरोपियन यूनियन एक है, लेकिन यूरोपियन यूनियन का बिजनेस में इन्फ्लुएंस है, ग्लोबल पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस है, लेकिन नथिंग कंपेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स, नथिंग कंपेयर टू दैट अदर कंट्रीज नीड्स टू वरी. अगर यूनाइटेड स्टेट्स किसी को चैलेंज करता है, देन इट बिकम्स अ सीरियस चैलेंज. अगर यूरोपियन यूनियन किसी को चैलेंज करता है, माने ना माने, उतना सीरियस वो थ्रेट नहीं जाता है. जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, यूके, इन सभी के बोलबाला जैसे पहला था, आजकल के जमाने में ऐसा नहीं रहा. और अभी अफ्रीका की कंट्रीज, लैटिन अमेरिका की कंट्रीज, ये भी आगे उभर के आए हैं. और एक इमरजेंस इकोनॉमिकली ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वो है ब्रिक्स. आप जानते हैं सभी कि हमारे ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना, रशिया मिलके जो ब्लॉक बना है ब्रिक्स. पहले तो बहुत लोग सोचे थे कि दिस विल बी बिकम समथिंग लाइक सार्क, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. लेकिन ओवर द टाइम, by every means, it has turned and proved out into a powerful organization. Into the sense that इसका एक global impact आया है. और इसी से हमारा न्यू ग्लोबल ऑर्डर का स्टोरी का इनिशिएशन होता है. अमिताभ जी, आपको थोड़ा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सुतपा वर्धीन जी ने मैसेज किया कि वो एंटर नहीं कर पा रहा है, आप थोड़ा देखिएगा. शी इज नॉट बीइंग एबल टू ज्वाइन. थैंक यू. तो इसी से एक नया ग्लोबल पावर का इमरजेंस हो रहा है. मतलब क्या? एक साइड में यूएसए, एक साइड में हमारे चाइना, एक साइड में हमारा रशिया. इसी बीच हमें बड़ा गर्व है, इतने सारे चैलेंजेस, इतने सारे प्रॉब्लम्स, इतने सारे नेपोटिज्म, करप्शन, बैकस्टैबिंग, मिसमैनेजमेंट, बहुत सारे हैं फैक्टर्स. अगर हम लिखते जाए कि सारा दिन खत्म हो जाए. इन सभी के फैक्टर्स होते हुए भी एक कंट्री हैज इमर्ज्ड एज अ मेजर ग्लोबल प्लेयर, और वो है इंडिया. तो सैल्यूट. एंड आई फील वेरी प्राउड एज अ सिटीजन इन द सेंस कि ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि इंडिया आगे उभर कर इतना दूर आ पाएगा. Many countries started with India and they have disintegrated, they have divided into parts and stuff. India आज तक integrated रहा है और has become stronger. और आज के global order में उसका एक say है.
सुनिए, मैं ये कहूंगा आज से 25 साल पहले जब मैं कनाडा आया था एज अ स्टूडेंट, इधर के न्यूज़पेपर में अगर हम चेक करते थे तो इंडिया के कोई न्यूज़ इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल पेज में होता ही नहीं था। अमिताभ जी, आपके थोड़ा माइक म्यूट कर दीजिए काइंडली, बड़ा साउंड आ रहा है। तो उधर हम देखते थे कि इंडिया के ऊपर कोई न्यूज़ ही नहीं था। लेकिन आप अगर देखोगे कि लास्ट 10-15 और लास्ट 5 years में इंडिया इज अ बिग न्यूज इन एवरी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स। वो शिकागो टाइम्स से लेकर, ट्रिब्यून से लेकर, वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर, कहीं पर भी जाइए, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन इंडिया के ऊपर चर्चा हो रहा है। चाइना के साथ साथ इंडिया के ऊपर चर्चा हो रहा है। मे बी ऑल द चर्चा, ऑल द डिस्कशंस इन द वेस्टर्न मीडिया इज नॉट ऑलवेज वेरी पॉजिटिव अबाउट इंडिया, लेकिन ये उसका देखने का ढंग है। ये उसके लिए जब हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिस्कवरी हुआ था, आपको अगर आप ओल्ड हिस्ट्रीज वगैरह देखेंगे, ओल्ड न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तो ये एक इतना एडवांस सिविलाइजेशन था जिसके टॉयलेट से लेकर इरिगेशन से लेकर सब कुछ इतना एडवांस था। तो यूरोपियन कॉलोनियल मास्टर्स ये देखकर ऐसा लगा रही ये लोग तो हमसे भी आगे थे। सो फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू एक्सेप्ट। आज के इंडिया को देख के, आज के मतलब मैं प्री कॉलोनियल इंडिया को तरफ कह रहा हूं कि ये भीख मंगो के कंट्री जिसे हमें लूट रहा है, कुत्ते की तरह जिसको हम ट्रीट करते हैं, ये कभी सर उठा पाएगा। तो हैट्स ऑफ टू ऑल पॉलिटिशियंस ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, अच्छे हो खराब हो, इट इज बिकॉज ऑफ देम वी हैव बीन एबल टू होल्ड द कंट्री टुगेदर एंड वी आर स्टिल गोइंग स्ट्रांग। दिस इज अ बिग थिंग एंड इंडिया इज अ ग्लोबल पावर ये न्यू ग्लोबल ऑर्डर में। और कौन है? और एक बड़ा पावरफुल कंट्री है, वो है इजराइल। इजरायलियों को साथ जो नाइंसाफी हुआ, जो टॉर्चर उसके साथ हुआ, शायद ही किसी कम्युनिटी के साथ हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में ऐसा हुआ है। But because of the abuse, the torture and the lingering sense of क्या होता है जब आपके पास एक नेशन नहीं होता है, when you are disintegrated and you do not have a country of your own, अगर आप आपके आसपास देखो, there is no one to help, there is no one to help। इसी जगह से स्टार्ट करके आज इजराइल से हर कंट्री डरता है, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आज नेतन्याहू जो उधर से धार करते हैं तो उसे इधर से बाइडेन का भी सुसु हो जाता है। ऐसा क्यों है कि दे हैव मेड देमसेल्फ पावरफुल। द एट्रोसिटीज दैट दे हैव सीन इन देयर लाइफ इज अनइमेजिनेबल। इसी के साथ हम ये भी कहेंगे कि आज के चाइना जो इतना पावरफुल इकोनॉमिक, मैं उसे मिलिट्रीली इतना पावरफुल नहीं मानता हूं। चाइना के बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स सारे फॉल्स एंड फ्लॉड है, वो जितना दिखाता है उतना पावरफुल वो है नहीं, लेकिन डेफिनेटली दे आर अ स्ट्रॉन्ग इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। दैट इकोनॉमिक पावर, उसके साथ भी बड़ा जाप्ती हुए, बड़े एट्रोसिटीज हुए, दे हैव कम अ लॉन्ग वे टू बिकम अ ग्लोबल पावर। और ऐसा ग्लोबल पावर जो बाकी ग्लोबल पावर को चैलेंज कर रहा है। तो इसी लेट अस कम बैक टू आवर टाइम। एक पीरियड आया कि बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन रहा, फिर ओबामा साहब का एक दौर रहा, और फिर ट्रम्प साहब का एक दौर रहा, और फिर अभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन रहा। मेरा स्टोरी इधर से चालू होता है। दिस बाइडेन शायद इंडिया में पता नहीं होगा, लाइक ही इज वेरी ओल्ड, मतलब ओल्ड मतलब 82-83 साल के बंदा है, बट ही इज अ वेरी रेस्पेक्टेड पॉलिटिशियन इन यूनाइटेड स्टेट अक्रॉस ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। उसके नॉलेज के लिए, उसके बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन एक्शंस के लिए, काम के लिए, एडवोकेसी के लिए, और उसके नाम कोई करप्शन ऐसा पहले था नहीं। लाइक अभी उसके लड़के को लेकर थोड़ा बहुत करप्शन के इंफॉर्मेशन या मिस यूज ऑफ द गवर्नमेंट सिस्टम का एलिगेशन उसके ऊपर आया है, लेकिन पहले ही वाज अ क्लीन चीट पर्सन एंड हु लेड द पार्टी एट अ वेरी हाई लेवल। लेकिन बाइडेन को जब ये यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट बनाया गया, ही वॉज नॉट इन द वेरी गुड हेल्थ। सबसे बढ़िया जो इंपॉर्टेंट बात है, उसका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, आज भी नहीं है। तो मतलब यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट जो वर्ल्ड का प्रेसिडेंट है, उसका मानसिक संतुलन, एंड दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ मैडनेस और मेंटल डिजीज, इट इज जस्ट बिकॉज ओल्ड एज एलिमेंट्स। एक एज के बाद आपके कुछ चैलेंजेस, कुछ के ब्रेन फंक्शंस के प्रॉब्लम, डिमेंशिया से लेकर अल्जाइमर से लेकर बहुत सारे चैलेंजेस आपके पास आते हैं। मेनी ऑफ देम आर इनक्यूरेबल, दे कैन ओनली रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ द डिजीज, बट दीज आर नॉट क्यूरेबल डिजीजेस। तो उसके प्रोग्रेसिव कॉग्निटिव पावर, मतलब जिसके साथ हम आप हमारे बात सुन रहे हैं, उसे परसीव कर रहा है, आपके ब्रेन में क्वेश्चंस आ रहा है, आपके ब्रेन में थॉट्स आ रहा है, और फिर आप आर्टिकुलेट कर रहे हैं, देन देयर विल बी अ टाइम ही विल आस्क मी क्वेश्चंस। ये पावर, दिस कॉग्निटिव पावर, ही हैज सीरियस प्रॉब्लम। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स को, आई थिंक इट वुड हैव बीन नाइस इफ यू हैव रिजाइन्ड
as the president of the United States, half the way of his administration, halfway with his rule. 4 साल का उनका क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन रहता है. अगर वो 2 साल 1 साल के बाद रिजाइन करते और एक फ्रेश इलेक्शन कॉल करते, तो आई थिंक इट वुड हैव बीन बेस्ट फॉर अमेरिका, इट वुड हैव बीन बेस्ट फॉर वर्ल्ड. लेकिन ऐसा तो नहीं है. लेकिन और रिपब्लिक द डेमोक्रेटिक पार्टी वाज क्वाइट पावरफुल. उसके पास बहुत सारे सीट्स से वो यूएस के अपर हाउस लोअर हाउस सभी को कंट्रोल करते थे. सो इट वाज आउट ऑफ ईगो एंड आल्सो टू कीप द कंट्रोल दे हैड बाइडेन लीडिंग द कंट्री. और बाइडेन के साथ वाइस प्रेसिडेंट कौन है? अब मेरे शब्द के लिए मैं आप सभी से क्षमा चाह रहा हूं. अ लेडी जोकर, अ लेडी क्लाउन, जिसको ना कोई राजनीति का पाठ है, ना राजनीति का कोई समझ है, ना कुछ वो समझता है. गधों की तरह जहां पर जाता है हा हा ही करते हैं. ना उसका कम्युनिकेशन में कोई कंटेंट है, ना उसका कोई अंडरस्टैंडिंग है, ना वो कुछ समझता है. ऐसे एक इंडिविजुअल को, इरेस्पेक्टिव ऑफ ही इज अ मैन और अ वुमन, ये बड़ी बात नहीं है. ऐसे इरेस्पॉन्सिबल, ऐसे अनट्रेन्ड पर्सन को क्यों वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया? क्या डेमोक्रेटिक पार्टी में इससे ज्यादा अच्छा कैंडिडेट नहीं था? मैं कहता हूं, दिस इज मेरा मानना है ये. शी वॉज इलेक्टेड इन द नेचुरल प्रोसेसेस, लेकिन इसके पीछे देयर वॉज अ पाथवे समवेयर टू हैव एन इनकेपेबल बाइडेन विथ अ इनकेपेबल वाइस प्रेसिडेंट हैरिस, जो अमेरिकन सिस्टम को कंप्लीटली गवर्न नहीं कर पाए. अमेरिकन शायद ये कभी नहीं मानेगा, लेकिन अगर आप थॉट टैंक्स प्रोसेस में देखेंगे, बहुत जगह कहा गया है कि दिस वाज अ प्री प्लान्ड अप्रोच बाय द डेमोक्रेटिक पार्टी कि ये बाइडेन और उससे भी इनकेपेबल एक लेडी को इस पोजीशन में देना है जो सारा वर्ल्ड को कंट्रोल करने वाला है. लेकिन ऐसा क्यों किया? क्या यूएसए स्टूपिड है? नहीं. इसके पीछे एक बड़ा सा कारण है. एक लेडी जिसका एस्पिरेशन था यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट बनना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया, वो ट्रम्प से हार गया, एंड दैट इज हिलारी क्लिंटन. ये हिलारी क्लिंटन और उसका हस्बैंड बिल क्लिंटन और ओबामा, ये तीनों का डेमोक्रेटिक पार्टी में बड़ा सा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है. इसमें ओबामा का जो इन्फ्लुएंस है, ये बड़ा फिलोसॉफिकल इन्फ्लुएंस. फिलोसॉफिकल मतलब ये काम नहीं करना चाहिए, ये पॉलिसी नहीं रखना चाहिए, ये हम ठीक स्टेप्स नहीं रहे, या हम ये चेंज करें. ओबामा एक फिलोसॉफिकल गाइडेंस की तरह उसे, एक बीकन के, एक लैम्पपोस्ट के लाइट की तरह उसे गाइड करते रहे. लेकिन जो हुआ कि ये बिल क्लिंटन और हिलारी क्लिंटन के डुओ बिहाइंड बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को हाईजैक कर लिया. और ये 4 साल जो हम देख रहे हैं कि ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का काम है या वाइस प्रेसिडेंट हैरिस का काम है, ये एक्चुअली बिल क्लिंटन और मोर स्पेसिफिकली सब कुछ हिलारी क्लिंटन के प्लान वाइज चल रहा है. हिलारी क्लिंटन के जो पॉलिसीज है, हिलारी क्लिंटन के जो आइडियाज है, उसके जो आइडियोलॉजीज है, वो जो ठीक समझता है, उसके जो इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से ये पार्टी चला है. शी हैज ऑलमोस्ट कैप्चर्ड द डेमोक्रेट. अभी होता है कोई पॉलिटिकल पार्टी में, हमारे देश में भी देखिए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी में एक शेर है या एक शेरनी है, बाकी किसी का कोई वैल्यू नहीं. बाकी सारे, देयर इज ओनली वन पोस्ट और रेस्ट ऑल आर लैम्प पोस्ट्स, नो वन हैज एनी रोल. तो अमेरिका में भी इतना स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी ये क्लिंटन कपल ने बड़ा स्ट्रांगली इन्फिल्ट्रेट कर गया. इन्फिल्ट्रेट करते वक्त इन लोगों ने डिसाइड कर लिया, उनके जो पॉलिसीज है, उनके जो विजन है, वही बन गया बाइडेन का विजन, बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन. क्योंकि बहुत सारे बिल्स जो बाइडेन के अंडर पास हुआ है, बहुत सारे बिल्स जो बाइडेन ने साइन किया है, सी ही जस्ट साइंड. वेदर देयर वाज एक्चुअली हिज सैंक्टिटी और हिज एग्रीमेंट ऑन दैट is a highly debatable question in the entire North American continent. इसी के साथ ग्लोबल ऑर्डर के अब बात कर रहे हैं, इसी के साथ जब ये ट्रम्प, अब जानते हैं ट्रम्प के साथ पुतिन के एक अच्छा गुड रिलेशन, कॉर्डियल रिलेशन है. बहुत सारे बार एफबीआई ने कहा है कि रशियंस, चाइनीज वगैरह वगैरह ये सारे एजेंट्स आ रहे हैं, अमेरिकन इलेक्शंस में इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, अमेरिकन इलेक्शन को ये लोग मॉडिफाई कर रहा है. अगर ये कर रहा है तो आई डोंट थिंक दिस इज बैड, क्योंकि अमेरिका बहुत सारे कंट्रीज के इलेक्शन में इंटरफेयर कर रहा है. और अगर अमेरिका का इतना बड़ा सिक्योरिटी एजेंसी, सिक्योरिटी रिंग वगैरह रहते हुए भी अगर चाइना, रशिया जैसे कंट्री उसे इन्फिल्ट्रेट कर सकता है, तो इसमें चाइना, रशिया की आई डू नॉट गिव देम ब्लेम. आई थिंक इट इज अ फेलियर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, देयर सिक्योरिटी सिस्टम. तुम्हारे फेलियर है, उसे बद फिंगर दिखाओ. बट ये बात हुआ कि जब ये बाइडेन भी था तो दूसरे तरफ से पुतिन हैज बिकम स्ट्रांग. आपको शायद पता हो ना हो, रशिया इज वन ऑफ द मेजर ऑयल प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये सारे ऑयल ये सारे यूरोप को बेचते हैं.
अगर रशियन ऑयल नहीं रहा, रशिया से सप्लाई जब ये बंद हो गया है, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज के बोलबाला बंद, क्योंकि इसे चीप ऑयल मिलता था। आप जानते हो कि आप अगर अपने एडजॉइनिंग कंट्री से ऑयल लाते हो तो आपके कॉस्ट कम पड़ते हैं। अगर आपको ह्यूज डिस्टेंस से ऑयल खरीद के लाना पड़ेगा, देन यू हैव टू पे द एक्स्ट्रा टैरिफ, एक्स्ट्रा टैक्सेस एंड एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दैट इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ योर एनर्जी। और अगर एनर्जी का कॉस्ट बढ़ेगा तो आपकी इकोनॉमी में कॉस्ट बढ़ेगा। तो ये रहा। तब जब ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आया एंड पुतिन सॉ दैट ही इज अ वीक प्रेसिडेंट, तो उसने भी अपना बहुत सारे थ्रेट्स जो थे बहुत दिनों से दे रहे थे कि यू शुड नॉट डू दिस, यू शुड नॉट डू दैट, यू शुड नॉट डू दिस। उसमें उसका पहला इशू क्या था? उसने कहा कि रशिया के जो बॉर्डर है यूरोपियन यूनियन के पास एडजॉइनिंग, इस यूरोपियन यूनियन में दे आई डोंट हैव एनी थ्रेट फॉर देम बट दे शुड नॉट बिकम थ्रेट फॉर मी। कैसे? ये लोग छोटे छोटे कंट्री है, स्मॉल स्मॉल कंट्रीज लाइक यूक्रेन, मोल्डोविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये रशिया का क्या बिगाड़ सकता है? जैसे नेपाल और भूटान, ये इंडिया का क्या बिगाड़ सकता है? लेकिन रशिया ने बताया कि इफ दे टेक द हेल्प ऑफ यूएसए थ्रू दिस NATO अलायंस एंड स्टार्ट बिकम NATO मेंबर एंड थ्रेटन द इंटीग्रिटी ऑफ Russia by allowing American machineries, missiles, etc. to be located or to be stationed very close to the Russian border within the striking distance, ये हम नहीं मानेंगे। I think हम कोई वॉर को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन यूएसए फॉर अ लॉन्ग टाइम ओवर और ओवरटली अंडर एस्टिमेटेड रशिया's पावर और रशिया's अथॉरिटी। रशिया जब कहता है कि मेरे पास मिसाइल है that can reach USA, this is true. चाइना जब कहता है कि I have missiles that can reach USA, I have doubts. नॉर्थ कोरिया जब कहता है I have missiles that can reach USA, I have doubts. लेकिन रशिया जैसा कंट्री जब कहता है कि I have missile capability to reach United States and send you anti-ballistic missiles or intercontinental ballistic missiles, that threat should have been taken seriously. यूएसए चाहे माने या ना माने, अगर वो दुनिया से सबसे ज्यादा किसी से डरता है तो है रशिया और पुतिन से। लेकिन एक बड़ा सा पावर का सक्सेस क्या है? I believe it is to maintain a sanctity between two powers by recognizing another power as also a global power. यूएसए चाइना का तो एक ग्लोबल पावर स्टेटस एक्सेप्ट करने के लिए राजी है क्योंकि उसके साथ उसके बहुत सारे इकोनॉमिक टाइज है, लेकिन रशिया जो एक ग्लोबल पावर है ये वो मानने के लिए तैयारी नहीं है। लेकिन ये इंडिया पाकिस्तान जैसा फॉर अ लॉन्ग टाइम दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ एनिमोसिटी फ्रॉम द सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू द कोल्ड वॉर एंड द पोस्ट कोल्ड वॉर। यूएसए का तो बहुत बड़ा रोल था रशिया को तोड़ने का, सोवियत यूनियन ब्रेकडाउन में यूएसए का भी एक, इन एडिशन टू मेनी अदर फैक्टर्स, यूनाइटेड का भी एक बड़ा सा फैक्टर था जो डिसइंटीग्रेशन में हेल्प किया। ये पुतिन केजीबी से आता है, जो केजीबी है हमारे अमेरिकन एफबीआई की तरह। हम सीबीआई तो नहीं कहेंगे, कहेंगे कि एक सोचिए कि एक सीबीआई और रॉ के हाइब्रिड ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन उसके था सोवियत यूनियन के जमाने में, जो वो हाई पोस्ट होल्ड करता था। सो ही इज एन इंटेलिजेंस मैन, जो वॉर स्ट्रेटेजी से लेकर जियोपॉलिटिक्स से लेकर, मतलब मैं सिर्फ आया और जाकर सीजर से फीता काट दिया और इनॉग्रेशन कर दिया, ऐसा वाला प्रेसिडेंट वो कभी था नहीं। ही इज अ नॉलेजेबल प्रेसिडेंट इन द सेंस ही अंडरस्टैंड्स वॉर, ही अंडरस्टैंड्स वॉर स्ट्रेटेजीज, ही अंडरस्टैंड्स द चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स। ये सभी देखकर उसने क्या किया, बहुत बार यूएसए को, यूरोपियन यूनियन को ये थ्रेट देते हुए भी, डू नॉट मेक यूक्रेन अ NATO मेंबर। मेरे बॉर्डर के एडजॉइनिंग अगर तुम अमेरिकन इंस्ट्रूमेंट्स और वेपनरी इंस्टॉल करोगे, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट। लेकिन यूएसए ऐसा सुना नहीं। उसने क्या किया, द वेरी कॉमन थिंग दैट यूएसए डज, वो क्या कहते हैं, हम कॉलिक्यूल लैंग्वेज पीछे से चिमटी काटना, मतलब उसने यूक्रेन को उकसाया और उसके प्रेसिडेंट को लेकर एक वॉर को छेड़ दिया। रशिया ने अटैक कर लिया, प्रोवोक करते रहे। आज यूएसए क्या कह रहा है, आफ्टर दिस वॉर हैज क्रॉस्ड 100 days, वो ये कह रहा है कि वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर यूक्रेन टू बी अ NATO मेंबर सो सून। ट्रम्प जी अब इलेक्शन हो क्या, वो तो आई डोंट थिंक ही विल इवन कंसिडर एवर गिविंग यूक्रेन अ NATO मेंबरशिप। तो ये वॉर करने की जरूरत था क्या? इफ इट इज कमिंग, आज 20th January, ट्रम्प हु वाज इलेक्टेड इज गोइंग टू बिकम द प्रेसिडेंट
ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स फॉर द सेकंड टाइम, और उसके पॉलिसी में यह है कि वो इसे ये वॉर स्टॉप करना है, और इसे वॉर स्टॉप करने पर उसके इस फॉर्मुलेशन है। रशिया का डिमांड क्या है कि यूक्रेन हमारे साथ ये खेम बहुत दिन से खेल रहा था, और यूक्रेन बॉर्डर में और रशिया के बॉर्डर में जो कम्युनिटीज है ये सारे रशियन स्पीकिंग कम्युनिटीज है, ये यूक्रेनियन स्पीकिंग कम्युनिटीज नहीं है। यूक्रेन के रेजिम में इन लोगों को बड़ा साइडलाइन किया जाता था, इन लोगों के साथ बड़ा जाप्ती हो रहा था, रशियन स्पीकिंग कम्युनिटीज को ये लोग बड़ा थ्रेट कर रहे थे, क्योंकि दिस वाज अ पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये सारे जो डोनेट्स से लेकर लिथुआनिया से लेकर ये सारे जो रीजन्स है, खोरास्क, अर्त्साक्स, ये सारे रीजन रशिया ने ऑक्यूपाई करके रखा है। हम इसे कहते हैं रशिया यूक्रेन वॉर, लेकिन ट्रूली ये है रशिया यूएसए वॉर। रशिया ने यूक्रेन को ऑक्यूपाई करके बाकी यूरोप को इन्फिल्ट्रेट इसलिए नहीं कर पाया कि उसके पीछे अमेरिका है, उसके सुपर पावर है, यूरोपियन पावर्स ने मिलकर उसके पास पैसा, वेपन, सब कुछ डाला। तो think about the strength of Russia. It is not only fighting United States, it is fighting the entire Europe, which means the entire white block of countries from Australia, New Zealand से लेकर ऐसा कोई कंट्री नहीं है उस ग्रुप में जिसके साथ रशिया का पंगा नहीं है। लेकिन क्या यूएसए वाले शायद नहीं मानेंगे, रशिया ने यूक्रेन को कंप्लीटली ऑक्यूपाई नहीं कर पाया, लेकिन क्या वेस्टर्न पावर्स रशिया को यूक्रेन से धकेल पाया? They failed. Both sides failed. मैं तो रशिया को ज्यादा क्रेडिट दूंगा कि एक कंट्री अकेले इतने लोगों के साथ लड़ रहा है फॉर 3 years. How many countries in the world would have been able to sustain it? और आज पुतिन नहीं कह रहा है कि वॉर स्टॉप करो, अमेरिका कह रहा है कि वॉर स्टॉप करो। मतलब इनडायरेक्टली ये ग्लोबल ऑर्डर में चेंज आ गया है। आज अमेरिका को मानना पड़ेगा ये न्यू ग्लोबल ऑर्डर में, जैसे एक साइड में यूएसए है, एक साइड में चाइना है, एक साइड में रशिया भी है, और उसे धीरे धीरे इंडिया को तो एक्सेप्ट कर ही रहा है, और इजराइल भी इसमें एक, मैं तो कहूंगा कि एक सुपर पावर जैसा वॉरफेयर वो कंडक्ट कर रहा है, ऐसा कोई शायद ही कोई और कंट्री सराउंडेड बाय अदर होस्टाइल कंट्रीज कुड हैव सर्वाइव्ड। सो दे हैव आल्सो बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेक होल्डर्स इन द प्रोसेस। अभी साउथ अमेरिका से ब्राजील एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी उभर के आ रहा है, साउथ अफ्रीका एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी उभर के आ रहा है, अफ्रीका में नाइजीरिया से लेकर और भी कंट्रीज है जो उभर के आ रहा है, जिसे यूएसए रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते बिकॉज दे हैव ग्रेटर पॉपुलेशन वगैरह वगैरह, लेकिन इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच रशिया स्ट्रेटेजिकली चाइना के साथ मिलकर ये ब्रिक्स कोऑपरेशन बनाए, and you know that these BRICS have done very well. They are talking about doing business in their own currency by bypassing the dollar, और इससे हमारे पास बहुत फायदा है। रशियन रूबल से अगर हम खरीदेंगे चीज, आप सोचिए अगर आपको डॉलर में कन्वर्ट ना करना पड़े तो कितने सस्ता पड़ेगा, क्योंकि रशियन रूबल्स का वैल्यू कम है हमसे, will be at advantage and benefits. Even भी अगर ब्राजील के साथ हम हमारे इंडियन करेंसी में काम करें डॉलर के वाला, वो ब्राजील के लिए भी लाभदायक है, इंडिया के लिए भी लाभदायक है। लेकिन ये एक न्यू ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर कब आया? ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। उसके एडमिनिस्ट्रेशन का ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड आ रहा है, और ट्रंप अभी इलेक्टेड होकर आया है। बहुत सारे लोग ने मुझे पूछा कि आप कहते हैं कि लाइक नो वन लाइक्स ट्रंप, तो इतना ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी उसे कैसे मिला? बोथ हाउसेस ऑफ देयर फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट आर नाउ हेल्ड बाय रिपब्लिकन, मींस ट्रंप के पार्टी। ये कैसे पॉसिबल हो गया? ये पॉसिबल इसलिए हुआ कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में बाइडेन जो मिसमैनेजमेंट हो रहा था, बिकॉज बाइडेन हैज इंटेलेक्चुअल डिकैपेसिटेशन और उसके ब्रेन काम नहीं ठीक से कर रहा है, पीछे से हिलरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन हर स्ट्रिंग्स को पुल कर रहा है। ऑल ओवर अमेरिका देयर वाज एन एंगर कि these two non-elected people is ruling over an elected person whom we have selected as our president. अब सभी को पता है कि बाइडेन ने इलेक्शन के दौड़ अपना कैंडिडेचर वापस ले लिया और कमला हैरिस ने उसके जगह प्रेसिडेंट के दौड़ पे चले गए। यही काम अगर वो 1 or 2 years ऑफ प्रेसिडेंशियल में वो करते, आई थिंक he would have left, he had made an honorable exit. ये उसका ऑनरेबल एग्जिट नहीं रहा, आउट ऑफ ईगो, आउट ऑफ मेनी अदर फैक्टर्स। लेकिन ट्रंप इज एक्चुअली, बहुत सारे लोग ट्रंप को पसंद नहीं करते हैं, बहुत सारे पॉलिसीज जो ट्रंप दे रहे हैं ये बहुत सारे लोगों को पॉलिसी पसंद नहीं है, लेकिन और उसका वे ऑफ सेइंग थिंग्स आर आल्सो नॉट वेरी अप्रोप्रिएट, और जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकली करेक्ट। बट
एट द सेम टाइम जो इश्यूज वो उठा रहा है, जो मुद्दे के ऊपर वो बात कर रहा है बंदा, इट इज नॉट ऑन एयर और नॉट ऑन वाटर। ये फिजूल के बातें नहीं है जो वो इश्यूज वो रेज कर रहा है। ऐसा है कि चाइना अमेरिका में बहुत दिन से ट्रेड के एडवांटेज उसे मिलते रहा गया है, एंड दे हैव मेड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, एंड एट यूएसए के उसके पास बहुत सारे लोन बढ़ गए, एंड चाइना हैज बिकम अ सीरियस इकोनॉमिक थ्रेट फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। उसे कुछ करना चाहिए जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं कर पाया। थोड़ा ट्रेड वॉर किया, लेकिन वो बंद हो गया। दूसरा ये कि ये ब्रिक्स का जो इमर्जेंस हुआ है, ये ब्रिक्स में अमेरिकन करेंसी के बिना हम ट्रेड कर पाएंगे। दिस वेरी थिंग इज अट्रैक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ अदर कंट्रीज विच आर ऑल एंटी यूएस इन सम फॉर्म ऑफ अदर, जैसे ईरान है, तुर्की है, सेंट्रल एशिया के बहुत सारे देश है, सेंट्रल यूरोप के बहुत सारे देश है, रशिया के एडजॉइनिंग कुछ देश है, ये सारे ब्रिक्स में अफ्रीका के बहुत सारे देश है, और साउथ अमेरिका की बहुत सारे कंट्रीज है जो इस ब्रिक्स में ज्वाइन करना चाहते हैं। अभी सारे मेंबर्स को ब्रिक्स में तो ज्वाइन नहीं किया गया, लेकिन द लास्ट ब्रिक्स को जो प्रोग्राम हुआ, दिस वाज ह्यूजली सक्सेसफुल, इन विच रशिया डेमोन्स्ट्रेटेड दैट दे हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड अ ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर। अब हम कह रहे थे कि हम एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनसे हम लोन नहीं लेंगे, हम ब्रिक्स बैंक से लोन लेंगे क्योंकि हमारे इंटरेस्ट कम पड़ेंगे। ये तो यूनाइटेड स्टेट्स को कभी पसंद हो ही नहीं सकता, लेकिन बाइडेन इज टुवर्ड्स द फैग एंड ऑफ हिज टर्म। तो अभी ट्रंप is, I would say he is a India friend। हमारे मोदी जी के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात है, इंडिया के बारे में उसने अच्छे बात किया है। He hasn't taken very rash steps against India। कभी कभी कमेंट्स वगैरह वगैरह कुछ किया है, लेकिन ओवरऑल he has been a businessman। इंडिया के साथ उसके रिलेशन मेंटेन करने से अमेरिका को बिजनेस में फायदा होता है। इंडिया को दूर धकेलने से दे विल पुश इंडिया इनटू मोर टुवर्ड्स रशिया। ये तो एक गधों की तरह एक्टिविटी है जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, अभी भी कर रहा है। देयर इज ओनली अ फ्यू डेज बिफोर द क्रिसमस हॉलीडेज। अभी आप जानते हैं 25 को वो हॉलीडे है, तो मोर और लेस इन वेस्टर्न कंट्रीज ये 18, 19, 20 से हॉलीडे शुरू हो जाता है, लोग काम पे नहीं आते। 22, 23 से तो पूरी छुट्टी, जैसे हमारे दिवाली की टाइम या हमारे दुर्गा पूजा के टाइम में होता है, ऐसा ही उधर है। वो फर्स्ट न्यू ईयर होने के बाद वो 3-4 दिन के बाद ही लोग सारे ऑफिस में रिटर्न करके आएंगे। बाइडेन साहब जाते जाते जितना सिग्नेचर वो कर सकता है करके जा रहे हैं, सो दैट ही इज वेरी अफ्रेड कि ट्रंप आने के बाद बहुत सारे सिस्टम जो डेमोक्रेट्स ने एस्टैब्लिश किए हैं, ही विल कम एंड ही विल रिप्लेस देम एंड इट विल गो अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। आप सोचिए, यूनाइटेड स्टेट्स का रशिया के साथ वार करने का इंटरेस्ट क्या था? ये यूक्रेन का डेमोक्रेसी, यूक्रेन का लैंड ग्रैब हो या ना हो, आई डोंट बिलीव कि यूक्रेन रहे मरे भाड़ में जाए, यूनाइटेड स्टेट्स केयर कि उसके बहुत सारे जो वेपन कंपनीज है जो हाईली एस्टैब्लिश्ड इन यूएसए है, जो डेमोक्रेटिक पार्टीज को ह्यूज अमाउंट ऑफ चंदा दिया है, जो यूएस इकोनॉमी में ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी पंप करता है, उसका इंटरेस्ट दिखा जाए। जितना गवर्नमेंट एमिनिशंस बाई करेंगे, जितना उसका बिजनेस बढ़ता जाएगा, तो जितना दिन ये रशिया यूक्रेन वॉर वो होल्ड कर सकता है उसके लिए फायदेमंद है। और इधर जो इतने सारे वॉरफेयर वगैरह यूक्रेन में भेजा गया है, इट हैज टर्न्ड इनटू अ सेंटर ऑफ करप्शन। बहुत सारे इतने सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स उधर दिया गया है जो इसे चलाना उसके पास ट्रेनिंग नहीं है, और इसी यूक्रेन से ये बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड आर्म्स एंड एम्युनिशन चाइना में, सऊदी अरेबिया में, और दूसरा के रशिया में, ईरान में, बहुत सारे कंट्रीज में इलीगली सेल भी कर दिया गया। तो जो जेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट, जो एक कॉमेडियन टर्न्ड पॉलिटिशियन एंड देन अ प्रेसिडेंट, वो इतना अच्छा आदमी नहीं है जितना वो दिखता है। वो अपने अपने वॉर के जो हेड्स थे, अर्थात आर्मी के चीफ, बहुत सारे आर्मी चीफ्स को वो सैक करता है, जो उसके लाइन पे बात नहीं करता है, जो उसको पॉलिसी फॉलो करने से इनकार करता है, और जो उसे कहता है कि रशिया के साथ कंटिन्यूइंग वॉर इज अ डिवास्टेशन एंड डिस्ट्रक्शन फॉर अस, और हमारे ऊपर हमारे पीठ पे बंदूक रखकर यूएसए गोली चला रहा है, वी आर अ विक्टिम ऑफ द प्रोसेस। ये वो मानने के लिए तैयार नहीं है बिकॉज ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट, और ये वॉर खींचता गया। आज नहीं तो कल ये वॉर क्लोज करेगा ही ट्रंप, और उसमें लॉस क्या है? वो यूक्रेन के जो लैंड्स है, रशिया कहेगा कि वी विल हैव डिस्कशन बट द लैंड्स दैट वी हैव ऑक्युपाइड विल रिमेन अंडर रशियन कंट्रोल, और ट्रंप ये मानने के लिए तैयार है। और अगर ट्रंप उसका सप्लाई बंद कर दे तो यूक्रेन वॉर स्टॉप्स इन अ डे।
क्योंकि ट्रम्प अगर कहे कि हम ये वॉर बंद कर देना चाहते हैं, वी विल नो फर्दर सपोर्ट टू यूक्रेन, लेट अस स्टैंड वेयर वी आर स्टैंडिंग नाउ, विल हैव डिस्कशंस। तब तो यूक्रेन के लिए तो लॉस ही लॉस है। ये हमारे सभी के लिए एक सीखने वाली बात है कि कहीं दूसरे के भरोसे आप कोई बड़ा सा स्टेप आपके जिंदगी में लो तो यू हैव टू सफर इफ इट बैकफायर्स। सो जो भी स्टेप आपको लेना चाहिए अपने कंधे के, अपने स्टेबिलिटी के, आपने आपके पावर के, आपके एबिलिटी के हिसाब से करना चाहिए। दे ओवरप्लेड द गेम एंड नाउ दे आर सफरिंग। ये है एक यूरोपियन सिनेरियो। एशिया में चले आइए, आप सभी को मालूम है कि इजराइल के ऊपर एक भयंकर हमला हुआ था अगस्त में, और उसी अगस्त में हमला होने के बाद इजराइल रिटेलिएटेड एंड दैट रिटेलिएशन वाज सीवियर के मतलब ये उसके पास सीरिया में, लेबनान में, पैलेस्टीन के जो एरियाज है उस सभी जगह में जो जहां पर हमास, जहां पर हिजबुल्लाह और अदर डिस्क्रिमिनेटरी ग्रुप्स जो सारे क्या कहते हैं ईरान के जो सपोर्टेड जो मिलिट्री ग्रुप्स थे, इनके साथ इसके घमासान फाइट्स होने लगे। एंड इसमें तो अमेरिका का सपोर्ट है ही, लेकिन दे देमसेल्व्स हैव क्रिएटेड अ ह्यूज ऑरा। इसमें बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली बच्चे, बूढ़े, विमेन, नॉन सोल्जर, सिविलियन पीपल तो मारे गए। ये तो कोलैटरल डैमेज ऑफ द वॉर है, हमें मानना पड़ेगा। और इस वॉर में इजराइल ने एट्रोसिटीज भी किया है, ये भी हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि जब वॉर होता है दीज आर अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द वॉर दैट हेल्पलेस पीपल सफर। लेकिन इसने इजिप्ट से लेकर उसके सारे बॉर्डर्स में जो ये सारे इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑपरेट करते थे, जिसका फंडिंग का मेजर सोर्स था हमारे ईरान, इन सभी को न्यूट्रलाइज ऑलमोस्ट कर दिया है, या नहीं तो दे हैव मेड देम वेरी वेरी वीक। इसी साल आपको पता है कि इसी वीक में हम जानते हैं कि सीरिया का एक फॉल आउट हो गया है। सीरिया हैज फॉलन द प्रेसिडेंट असाद हु हैज रूल्ड द कंट्री फॉर 13-15 इयर्स, और उसके फैमिली तो शायद ओवर 50 इयर्स सीरिया के ऊपर, उसके डैड, ग्रैंडफादर सभी ने सीरिया के ऊपर प्रेसिडेंट रह चुका है। दे हैड लैविश लाइफस्टाइल, दे मेड सीरिया इनटू देयर पैलेस। बस उसके अगेंस्ट जो वेव था उसको अमेरिका ने सपोर्ट किया वगैरह वगैरह करके, और उधर रशिया और चाइना आकर सपोर्ट किया असाद को सीरिया में, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वेस्टर्न पावर, तुर्की, इजराइल, सारे यूएसए से मिलकर वेरी बड़े ग्रुप्स के साथ उसके साथ फाइट करते रहे। लेकिन हुआ क्या कि रशिया ने यूक्रेन वॉर में इतने ज्यादा इंकरेज हो गया, लेकिन ये तो यूक्रेन वॉर है नहीं, ये है वॉर विद यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन। तो इस वॉर में उसका इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स, इतना ज्यादा एंगेजमेंट, इतना ज्यादा स्टेमिना उस तरफ घिस गया, उसके अटेंशन, दैट इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू कंटिन्यू द सपोर्ट दे यूज्ड टू प्रोवाइड द सीरियन रेजिम ऑफ असाद। सिमिलरली उसके जो ईरान है, ईरान के अंदर एक डिसकंटेंट ब्रू कर रहा है, मतलब एक रेवोल्यूशन होने के लिए लोगों में इतने एंगर, इतने गुस्सा करेंट रेजिम के ऊपर है, जो कुछ कर रहा है सारे बेनिफिट्स उन्हीं लोगों को मिलता है। दे हैव टर्न्ड देमसेल्व्स इनटू अ करप्ट स्टेट। तो ईरान से इससे बचने का एक ही तरीका है कि लोगों को अटेंशन डाइवर्ट करके कोई इराक के साथ कभी वॉर कर दो, तो कभी इजराइल के साथ वॉर कर दो वगैरह वगैरह। और मिडिल ईस्ट के ऊपर हम भी एक टाइम पर्शियन एम्पायर थे, उसका एक ईगो का प्रॉब्लम भी है, आज भी हम कुछ कम नहीं, ये सोचकर वो मिडिल ईस्ट के ऊपर अपना एक बड़ा सा एक्सिस बना लिया था। इस एक्सिस के अंदर कौन है? इस एक्सिस के अंदर है ईरान, ये पैलेस्टीन, ये सीरिया, ये यमन, ये सारे लेकर क्यों ये डिवाइड दिस कंट्रीज आर इंपॉर्टेंट। आप अगर मैप को देखेंगे तो देखेंगे ईरान के बाद है इराक, इराक के बाद है वो सीरिया, सीरिया से लेबनान, और ये सारे जो रूट है, दिस वाज द रूट फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेपन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब कुछ क्या करते हैं, ये लोग आएंगे और दे यूज्ड टू एंटेगनाइज इसराइल, और इसराइल के ऊपर फाइट करना, इसराइल के ऊपर बॉम्बिंग करना, इसराइल को मिसाइल शूट करके प्रोवोक करना, ये उसका काम था। ये काम करके ईरान को क्या मिल रहा है? वो तो कहेगा कि हम इस्लाम के लिए फाइट कर रहे हैं, लेकिन उसका ये इंटरेस्ट है कि अमेरिका ने उसके ऊपर और वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शन लगा के उसने उसका इकोनॉमी को ऐसे खतरनाक तरीके से ब्लॉक कर दिया है कि उसे सर्वाइवल के लिए जो मनी वो अपने लोगों में बांट रहा है, दैट इज नॉट सफिशिएंट। सो देयर इज ह्यूज रिजेंटमेंट अमंग द पीपल ऑफ ईरान। तो इस ईरान के जो रिजेंटमेंट है, उसके रेवोल्यूशन ना हो, उसमें झुपटा झपटी ना झपट जाए, ना स्प्रेड हो जाए लाइक अ वाइल्ड फायर, दे हैव टू फाइंड एन इशू। एंड बिकॉज फॉर मुस्लिम कम्युनिटीज इजराइल इज अ इशू, एवरी नाउ एंड दे टारगेट एंड पुट टुगेदर इजराइल, उसकी तरह प्रोवोक करते
करता है, उसके तरफ स्ट्रेच करता है, उसके तरफ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सो दैट द पब्लिक इज एंगेज विद दिस एंड दे डू नॉट लुक इनटू द इयर्स ऑफ मिसमैनेजमेंट, करप्शन एंड अदर थिंग्स जो ईरान में हो रहा है. लेकिन ईरान में तो प्रॉब्लम जो स्टार्ट हुआ है वो अभी भी है. देयर इज ह्यूज रिजेंटमेंट अमंग द पीपल एट द ग्राउंड लेवल. लेकिन ये सीरिया का हार जाना was a severe blow to Iran, क्योंकि उसके जो पैसेज to the Asia Minor और इजराइल तक था, it was through Syria. Syria was their open land, इसके थ्रू ये आर्म्स वगैरह भेजते थे, पैसे वगैरह भेजते थे और used to control the entire region. सऊदी अरेबिया के इसके ऊपर बहुत सारे कंट्रोल थे. तो सऊदी अरेबिया भी इसमें सीक्रेटली इन्वॉल्व है विद अदर कम्युनिटीज, कि ये नहीं चाहता है कि ये तो अरब्स है, ये पर्शियन है, तो ये दे डोंट, ये मतलब ईरान है शिया मुस्लिम और अरब कंट्रीज जो है इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, दे आर ऑल शिया मुस्लिम, दे डू नॉट वांट द इन्फ्लुएंस ऑफ शिया ऑन देयर लैंड. तो अपने बैकयार्ड में वो सऊदी अरेबिया से देखना नहीं चाहते थे. थोड़ा बैक हम जाएं तो ये इजराइल के ऊपर पैलेस्टीन के जो या हमास ने हमला किया, ऐसा क्यों किया? क्या उसे पता नहीं? क्या आर दे इडियट दैट दे आर प्रोवोकिंग अ जायंट एंड देयर विल बी ह्यूज रिपरकशंस डाउन द लाइन? नहीं, उसके पीछे एक रीजन है. बिफोर दिस व्हाट वाज हैपनिंग वाज, ये यूएसए बहुत दिनों से सऊदी अरब और मुस्लिम कंट्रीज के जो एसोसिएशन, जिसे वो उम्मा कहते हैं, जो जिसका हेडिंग करता है सऊदी अरेबिया, वो चाहता था कि सऊदीया के साथ इजराइल का एक पीस डील हो जाए, जिसे वो अब्राहमिक अकॉर्ड कहते हैं. ये पीस डील अगर हो जाए अरब कंट्रीज के साथ, इजराइल के जो हॉस्टिलिटीज है उसको अगर हम कम कर पाते हैं, तो देयर विल बी पीस, देयर विल बी प्रॉस्पेरिटी, देयर विल बी बिजनेस, एंड स्लोली देन वी कैन ब्रिंग द पीपल ऑन द टॉकिंग टेबल एंड स्लोली वी कैन सिट टुगेदर. अगर सऊदी अरेबिया और अदर अरेबियन कंट्रीज इजराइल को मान्यता देता है एज अ नेशन, उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसके लैंड बाउंड्रीज को मानते हैं, तो इजराइल भी कुछ कुछ छोड़ देने के लिए राजी है, जिससे ये टू नेशन स्टेट बनने की एक चांस भी, अपॉर्चुनिटी था. सऊदी अरेबिया और इजराइल को एक दूसरे के पास ले आना इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक. लेकिन ऐसा हुआ है तो पैलेस्टीनियंस, उसके जो टॉप कमांडर थे, इन लोगों ने ईरान को बताया कि अरे भाई ये तो खतरनाक बात हो रहा है. अगर सऊदी अरब जो अभी उसके जो नया प्रिंस है, जो बड़ा मॉडर्न ख्यालात के हैं, अगर ये इजराइल के साथ मिल गए और उसके बीच में पीस हो गया, तो हम तो कहीं का नहीं रहेंगे. हमारे पैलेस्टीनियन कॉज खत्म हो जाएगा, ये मुस्लिम उम्मा के बाद खत्म हो जाएंगे. वी बिकम प्रोग्रेसिव अदर स्टेट, हमारे तो कोई वजूद नहीं रहेगा. सो दिस वाज अ इंटेंशनल डील दैट वाज डन टू हिट इजराइल सो हार्ड कि वो लोग इतने जोर से इन लोगों के ऊपर हमला चलाएगा और इस टोटल ग्लोबल ऑर्डर को चेंज कर पाएगा. लेकिन ईरान का ये खेल थोड़ा ढीला पड़ गया, क्योंकि उसके पास जो सीरिया से रूट था, ये सीरिया का असद गवर्नमेंट फेल करने से ईरान के जो हाथ है या ईरान के जो एक्सेस इन द मिडिल ईस्ट है, ये हाथ कट गया. और इस हाथ कटने के लिए एक साइलेंट इंडिविजुअल और भी है, और एक कंट्री है, वो है सऊदी अरेबिया. ये सीरिया के बीच, ये अगर रशिया, क्या कहते हैं, रशिया और ईरान सीरिया में बस नहीं पाए, इसलिए जितना फैसिलिटेट करना चाहिए सऊदी अरेबिया एंड द एसोसिएशन ऑफ अदर अरबिक कंट्रीज, द गल्फ कंट्रीज हैव कंटिन्यूअसली डन. फाइनली दे हैव बीन सक्सेसफुल. ये सक्सेस से लेकर ये हुआ कि नाउ सीरिया इज अ नो नॉन स्टेट एक्टर बन गया, उसका एक नेशन स्टेट जैसा स्टेज ही नहीं रहा, और बहुत सारे एडजॉइनिंग कंट्रीज उसके लैंड ऑक्यूपाई कर रहा है, क्योंकि अपने अपने रीजंस के लिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सीरिया को वो ऑक्यूपाई कर रहा है, कि हालांकि सीरिया के ऊपर से उधर कोई हमला ना हो. इसमें इजराइल का क्या इंटरेस्ट है? इजराइल जानता है कि ये सीरिया के रूट के थ्रू ये हिजबुल्लाह, हमास, हुतीज, ये सारे जो ईरान प्रॉक्सीज टेररिस्ट ग्रुप्स है, इन सभी को हथियार, पैसा, औजार, सब कुछ मिलता है. तो अगर उन्होंने क्या किया, एज सून एज सीरिया फेल, दे हैव मूव्ड विद इन सीरिया एंड टॉप ऑक्यूपाइड एवरी टॉप माउंटेन्स डाउन देयर. सभी के सभी इजराइल के अंडर अब आ गया है, उसमें इजराइल का फ्लैग बना दिया है. आई थिंक देयर हैज बीन एन अंडरसाइंड एग्रीमेंट विद यूनाइटेड स्टेट्स के ग्रेटर इजराइल बनाया जाएगा. उसे लैंड चाहिए, अगर वो पैलेस्टीन के लिए थोड़ा लैंड देने के लिए तैयार है, तो इस सीरिया वगैरह से बहुत सारे लैंड स्ट्रेटेजिकली, जहां पर अगर इजराइल अपने आर्मी स्टेशन कर सकता है उसी माउंटेन्स पे, वो इट इज ऑलमोस्ट एज क्लोज एज 61 किलोमीटर फ्रॉम द कैपिटल दमस्कस. तो ये उसका स्ट्राइकिंग रेंज में है. तो दमस्कस में ऐसा कोई भी गवर्नमेंट ना बने जो एंटी इजराइल, एंटी यूएसए हो सके इन फ्यूचर. दे आर डूइंग दिस फॉर गेटिंग विक्ट्री. यूएसए हैज सपोर्टेड
a person like Osama in Syria too. अभी इस पर्सन को अब सारी जगह पे टीवी वगैरह में दिखाया जा रहा है, लेकिन मेरा ये हंच है या थोड़ा कहते हैं विजन है कि इस आदमी को यूएसए कुछ दिन बाद या फ्यू साल जब उसको और उसके से कुछ लेना नहीं पड़ेगा, दे विल किल हिम, दे विल असैसिनेट हिम एंड गेट रीड ऑफ हिम। तो इसी से सीरिया का इजराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया। इसी सीरिया में कुर्दिश रेबल्स रहते हैं। कुर्दिश रेबल्स कौन है? जैसे बहुत सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस है, मुस्लिम कम्युनिटीज है, कुर्दिश आर अ काइंड ऑफ पीपल, जैसे अरब है, तुर्क है, पर्शियन है, ऐसे अफगान है, पाकिस्तानीज है, इंडोनेशियन, मंगोलियंस ऐसे हम कहते हैं, जो मलेशियन, सारे मुस्लिम्स है। उसमें एक मुस्लिम कम्युनिटी और है जिसको हम कहते हैं कुर्द। दिस कुर्द को एक कंट्री मिलना चाहिए था, बिकॉज दे आर अ बिग कम्युनिटी विच इज पार्टली लिविंग इन सीरिया, पार्टली लिविंग इन इराक, पार्टली लिविंग इन ईरान एंड पार्टली लिविंग इन टर्की। इन सभी कंट्रीज में से टर्की के अंदर ये कुर्दिश जो लोग हैं इनके ऊपर बड़े एट्रोसिटीज किया गया है। इराक में भी सद्दाम हुसैन के टाइम में बहुत सारे कुर्दिश पीपल को मारा गया था। तो अब क्या हुआ है, सारे कुर्दिश कम्युनिटीज मिलके एक पेशमेंगा नाम के आर्मी, मार्शल फोर्स, वो बड़ा पावरफुल आर्मी बना लिया है, जो एनी वन हु वर्क्स अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ क्या कहते हैं कुर्दिस्तान, दे फाइट अगेंस्ट देम। ये जैसे हम कश्मीरी टेररिस्ट कहते हैं, एर्दोगान जो क्या कहते हैं कि तुर्की का जो प्रेसिडेंट है, ये इन कुर्दिश लोगों को टेररिस्ट कहते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास इन लोगों ने एक टाइम बहुत जास्ती किए, दे हैव मार्जिनलाइज्ड हिम, नो जॉब्स, इसके ऊपर बड़े टॉर्चर हुए। तो दे हैव बिकम, दे आर मुस्लिम्स बट दे हैव बिकेम अ सेपरेट आइसोलेटेड कम्युनिटी हु आर वायलेंटली ऑपोजिट टू दिस regime of Erdogan and the Turkish country. They want independence. They want to form a pan-Kurdistan country across Central Asia, Middle East, जिसमें वो कुछ कुछ वैसे है। कुर्दिस्तान नाम का एक स्टेट भी है। There is a state inside Iran जिसका नाम कुर्दिस्तान है। कुर्दिस्तान एक रीजन इराक के अंदर है, कुर्दिस्तान एक रीजन तुर्किश के अंदर है, कुर्दिस्तान एक रीजन सीरिया के अंदर भी है। दे बांटे गए इन डिफरेंट कंट्रीज। दे वुड हैव गॉट अ सेपरेट कंट्री, लेकिन अरब्स के इन्फ्लुएंस के हिसाब से इसके इन्फ्लुएंस कम था, इसीलिए ब्रिटिश वगैरह ने सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन लोगों को सेपरेट कंट्री नहीं दिया। तो ये लोग भी डिफरेंट कंट्रीज में बढ़ गए और इसके ऊपर बड़े एट्रोसिटीज हुए। बट दे आर अ फॉर्मिडेबल एलाय ऑफ किसके? यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल का। आप जानते हैं सीरिया में आईसिस का जब उत्थान हुआ था, ये आईसिस को कंट्रोल करने के ये फेरोशियस था, लोगों को मार रहा था, काट रहा था, इवन यूनाइटेड स्टेट्स वाज गेटिंग अफ्रेड। लेकिन इस खतरनाक आईसिस को रिस्ट्रेन बड़ा सक्सेसफुली कर दिया इस कुर्दिस्तान ग्रुप्स ने। उसका पेशमेंगा जो आर्मी है, दे ऑलमोस्ट ऑब्लिटरेटेड द आईसिस एंड देन विद यूएस हेल्प दे हैव एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स। उसके जेल्स में, जो कुर्दिस्तान के जो जेल्स है, इस जेल्स में हजारों के तलब, लाखों के आपके जो कहते हैं आईसिस के जो रिबेल्स है, ये सारे कैद है और दे आर सर्विंग सेंटेंसेस। तो अगर तुर्की इसके ऊपर हमला करता है, दे विल लेट लोस आईसिस पीपल, और अगर तुर्की हमला करता है कुर्दिश पीपल के ऊपर, तो उसे बचाने के लिए इजराइल विल टेक अ पार्ट, बिकॉज दे आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग एलाई ऑफ इजराइल। तो इसी सारे कारण से देखा जा रहा है कि सीरिया को बहुत सारे कंट्रीज बीच बीच में बांट रहा है। यूएसए वांट्स टू हैव अ परमानेंट बिग बेस फॉर पीस एंड इंटीग्रिटी ऑफ द मिडिल ईस्ट नाउ इन सीरिया। अब रशिया का भी ऑलरेडी उधर एक बहुत बड़ा बढ़िया सा बेस है, और वो यूएसए से कह चुका है कि हम लोग इधर से हटने के लिए तैयार नहीं है। सो ऑल दीज कंट्रीज आर यू नो कटिंग सीरिया इनटू डिफरेंट चॉप्स एंड पीसेस। टर्की का बड़ा सा इंटरेस्ट है, उसके पास 3 लाख के ऊपर रेफ्यूजीज है जो सीरिया के वॉर में जो टर्की में जाकर रेफ्यूज लिया है। दे वांट टू सेंड दिस पीपल बैक इनटू सीरिया, क्योंकि उसके लिए एक इकोनॉमिक टर्मोइल चल रहा है, उसके लिए इट्स अ ह्यूज इकोनॉमिक प्रेशर फॉर टर्की। तो ये रहा मिडिल ईस्ट का स्टोरी, जहां पर आप देखेंगे कि इजराइल और टर्की, ये दोनों कंट्री और सऊदी अरेबिया, these 3 powers are slowly becoming powerful in the regional area, and they have aspirations in becoming global leaders in that area. अब इसी से थोड़ा हम हमारे घर के पास आ जाए तो आप हम लोग क्या देखे हैं विद इन द लास्ट फ्यू इयर्स? फॉल ऑफ regime one after another। पहले नेपाल में हुआ,
भूटान के भी हालात बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स है इसलिए मुझे जान पहचान पड़ता है। उधर भी एंटी मोनार्की मूवमेंट्स वगैरह चल रहा है, माओइस्ट मूवमेंट्स का बड़ा स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, चाइनीज गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है बहुत सारे पॉलिटिशियंस को, राजा को नीचे खींच के उतारो एंड वी विल हेल्प यू वगैरह वगैरह, ऐसे चल रहा है। नेपाल में तो आप जानते ही है कि बहुत दिनों से मतलब राइट्स नहीं हो रहा है, फाइट्स नहीं हो रहा है, लेकिन इकोनॉमिकली ये पीछे से पीछे जा रहा है। राजा के टाइम पे जितना भी सिचुएशन था नेपाल के डेमोक्रेसी के अंडर, उसके सिचुएशन खराब होते जा रहा है, खराब होते जा रहा है। इसमें चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। वो एक तरफ नेपाल का लैंड हड़प कर रहा है फ्रॉम द साइड ऑफ टिबेट, दे आर ऑक्युपाइंग, स्लोली ऑक्युपाइंग नेपाल एवरी डे। थोड़ा थोड़ा करके वो नेपाल को एनक्रोच कर रहा है, थोड़ा थोड़ा करके वो भूटान को एनक्रोच कर रहा है। लेकिन अब देखोगे नेपाल भूटान के पॉलिटिशियंस इसके ऊपर हल्ला गुल्ला नहीं करते हैं। क्यों? चाइना इनके जो पॉलिटिशियंस है उसके मुंह पर तो कमीने की तरह पैसे डालता है। Because of this money that they are getting, they are selling this land or they are making Chinese aggression easily accessible within this country. और उसके पास पैसा है, ये फ्लोटिंग पैसा से ये लैंड ग्रैब कर रहा है। चाइना का एक बड़ा सा इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी है, सारा ग्लोब पे छान मारना चाहता है, इसीलिए इंडिया के साथ बाकी कंट्री के साथ लैंड ग्रैबिंग का एक टेक्नोलॉजी उसके पास चलता रहता है। और उसका एक पॉलिसी क्या है कि लुक एट योर नेबर, लाफ एंड हेल्प एंड सपोर्ट, गिव हिम मनी ड्यूरिंग his hard time, but at the same time push his fence by an inch. ये एक चाइनीज प्रोवर्ब है। मतलब आपको अगर नेबर में कोई है जिसे आप पसंद कर दो या ना करो, उसको हेल्प करो, उसे पैसे दो, अगर उसके प्रॉब्लम में उसके सपोर्ट करो, लेकिन धीरे धीरे उसके जो घर के जो प्राचीर है या वॉल है उसे एक इंच कैसे उसके तरफ धकेलते रहो और अपना लैंड बढ़ाते रहो। शायद उसके पॉपुलेशन ज्यादा है, उसके रिसोर्सेज घट रहे हैं, इसके लिए उसका एक लैंड ग्रैब एक बड़ा अप्रोच है जो लद्दाख वगैरह में वो करना चाहता है, अरुणाचल प्रदेश में करता रहता है। लेकिन दिस सेम थिंग हैपेंस इन नेपाल एंड भूटान, द सेम थिंग चाइना इज डूइंग इन म्यांमार। वेरेवर चाइना हैज बॉर्डर विथ एनी कंट्री एंड दैट कंट्री इज स्मॉलर, दे आर स्लोली इन्फिल्ट्रेटिंग इनटू देयर कंट्री एंड ग्रैबिंग लैंड। नेपाल का टर्मोइलिक सिचुएशन है, ना इकोनॉमी का देखना ना उठना। भूटान का तो अगर इंडिया नहीं होता अब तक चाइना उसे ऑक्यूपाई कर ही लेता, लेकिन उसके उधर के बहुत सारे पॉलिटिशियन है अभी प्रो चाइना है, क्योंकि उधर से पैसा मिल रहा है। म्यांमार में तो सिचुएशन इज गेटिंग बैड टू वर्ड्स, क्योंकि उधर सिविल वॉर चल रहा है, आपको सभी को पता है। और जो इंपॉर्टेंट है, चाइना का ये एक रोल है, जो भी गवर्नमेंट जहां पर काम करता है गुड और बैड, ये जाके उसे सपोर्ट करता है। मोस्टली करप्ट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो लोगों के ऊपर टॉर्चर करता है, उसका सिर्फ क्या चाहिए, उसको सिर्फ रिसोर्स चाहिए, बिजनेस चाहिए, पैसा चाहिए। उधर के लोग रहे मरे जहन्नुम में जाए, उसके लिए उसके पास कोई फीलिंग्स नहीं। दिस इज कम्युनिस्ट चाइना और द सो कॉल्ड कम्युनिस्ट चाइना, जहां पर एथिक्स नाम का कोई चीज है ही नहीं। ये लोग समझते ही नहीं, इसके डीएनए से एथिक्स मोरालिटी नाम की चीज कंप्लीटली इरेज हो गए हैं। ये लोग बड़े इजीली झूठ कह सकते हैं, इसको भगवान का कोई डर नहीं, दे डू एनीथिंग दे लाइक, बट एट द सेम टाइम दे आर स्कैर्ड ऑफ अदर ग्लोबल पावर्स एंड स्टफ। इंडिया अगर स्ट्रॉन्ग प्ले चाइना के साथ नहीं करता, द स्ट्रॉन्ग वे इंडिया पोर्ट्रेड, they would have occupied Indian land. आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले हमारे थोड़ा बॉर्डर सेटलमेंट्स वगैरह वगैरह हुआ है। I do not entirely believe China, they will again come back. Now they are in bad book because क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद China is under huge pressure. ह्यूज प्रेशर कि चाइना के ऊपर वो इतना टैक्स एंड टेरिफ लगाएगा कि चाइना का बिजनेस के लिए ये बड़ा बड़ा हानिकारक होगा। चाइनीज इकोनॉमी इज एक्चुअली नॉट डूइंग वेरी गुड। अगर आप चाइना में रहोगे तो देखोगे कि हजारों के तालाब में फ्लैट्स पड़े बने, आधा सा बन गया, पार्टली कंप्लीट, फुल्ली कंप्लीट, 75% कंप्लीट, 25%, ऐसे बहुत सारे ग्रेड्स ऑफ फ्लैट पड़े हुए हैं जिसमें देयर इज नो वन टेकर, कि कोई फ्लैट नहीं खरीद रहा है, रेसिडेंस नहीं खरीद रहा है। ये सारे लोग बैंक से लाखों करोड़ों युएन्स ले चुके हैं और अब ये सेल नहीं कर पा रहा है। तो उसके जो इंडस्ट्री है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर और ये हाउसिंग इंडस्ट्री चाइना के वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री थे, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी को बहुत मोटा सा चंदा मिलता था एंड दे यूज्ड टू यूज दिस फॉर करप्ट यूजेस एंड स्टफ, बट दिस हैज स्टॉप्ड बिकॉज चाइनाज इकोनॉमी हैज स्टॉल्ड। एक इकोनॉमी ग्रो करते करते एक ऐसे सिचुएशन पे आ जाता है कि वो अभी ग्रो नहीं कर पा
रहा है, एक स्टैग्नेंट जगह पे है और उसका रैम्पंट करप्शन है। हम इंडिया के करप्शन कहते हैं, चाइना में रैम्पंट करप्शन है, आर्मी के वेरियस रैंक्स में करप्शन है। तो क्या कहते, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इज ऑलवेज अफ्रेड कि आर्मी वाले उसको हटा के अपना पावर ऑक्यूपाई कर लेगा, इसीलिए एनीवन फ्रॉम द मिलिट्री हु बिकम्स पावरफुल ड्यूरिंग हिज रेन, इसे वो हटा देता है। कोई भी लोग, कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी, यहाँ तो कोई ऑपोजिशन है ही नहीं चाइना में, इट्स अ डिक्टेटोरियल कंट्री, लेकिन जो भी है इसे वो मिलके उसे वो वीक कर देता है, मार देता है या वैनिश कर देता है या रिजिग्नेशन देने के लिए फोर्सफुल प्रेशर अप्लाई करता है, सो दैट नो वन कैन चैलेंज शी जिनपिंग। लेकिन मेरा कहना यह है कि क्या ऐसे कोई बच पाएगा? Today or tomorrow, maybe 5 years back from now or 5 years from now, there will be a second revolution in China, क्योंकि मैंने चाइना जाकर देखा है कि लोगों में रेवोल्यूशन के लिए फूट रहे हैं, they are so much oppressed, उन लोगों को इतना अब्यूज किया जा रहा है, उसके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर इतना ज्यादा है कि चाइना इज अंडर डीप चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन इज डीप प्रेशर। ये जो वॉर मंगरिंग खेल वो इंडिया से करता है ना, दिस इज सेम लाइक अदर कंट्रीज टू डाइवर्ट अटेंशन। हम खिला पिला नहीं पा रहा है, लेकिन एक वार ऐसा एक जिंगोइज्म अगर हम उठा सकते हैं तो द पब्लिक अटेंशन इज डायरेक्टेड टू दैट एंड द इमीडिएट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर नॉट हार्ड। तो ये एक चाइना का बात हो गया। तो चाइना वाज रेडी टू कॉम्प्रोमाइज विद इंडिया एज सून एज दे रियलाइज दैट देयर इज ट्रम्प देयर, Putin is also aligning with Modi ji, so they have no other choice but to talk soft. But I also believe whenever they will find the situation suitable, they will again come back and try and occupy parts of India. So we have to be very vigilant about this global enemy. लेकिन इसी टाइम पे जो हमारे बाजू के जो टू नेशंस है, आप जानते हैं कि बांग्लादेश का गवर्नमेंट फॉल हो गया है, आई एम नॉट गोइंग थ्रू द हिस्ट्री, और म्यांमार का भी ऑलमोस्ट गवर्नमेंट फॉल करने की करीब आ चुका है। Two of them have close borders with Northeast India, और इंडिया के लिए बड़ा सा vulnerable situation है। I think it is high time कि हम म्यांमार बॉर्डर में बहुत सारे आर्मी पोस्टिंग करें, जस्ट लाइक वी डू इन पाकिस्तान बॉर्डर, और हमारे इंडो बांग्लादेश बॉर्डर में भी बीएसएफ को बड़ा स्ट्रेंथन बना दे। म्यांमार में क्या हुआ है? म्यांमार में ये हुआ है कि चाइनीज सपोर्ट लेकर उसके जो मिलिट्री गवर्नमेंट है बर्मा में, वो बहुत साल रूल किया है। दे हैव कैरिड आउट एट्रोसिटीज ऑन द पीपल एज मच एज यू कैन। बर्मा क्या है? Burma is a mega form of what we see in Northeast India. जैसे Northeast India का कैरेक्टर ये है कि these states are comprised of hundreds and thousands of various tribes, their clans, sub-clans वगैरह वगैरह। Burma is also like that. The Burma is entirely a tribal country which is divided into various states that have different tribal communities. काचीन है, चीन है, रोहिंग्यास है, राखाइंस है, ऐसे हर स्टेट में अगर आप देखोगे बर्मा में कोई ना कोई ग्रुप्स है। some of them have close cultural, genetic and social ties with India, and some of the communities have close social cultural ties with countries like China, or some of them have close cultural ties, population ties, genetics ties with Thailand. तो उसके अगर बर्मा का मैप आप देखिए जाए, जो थाईलैंड के क्लोज बॉर्डर है उसमें थाई रिलेटेड कम्युनिटीज के साथ उसके बड़े एसोसिएशन है। चाइना के बॉर्डर के साथ जो लोग चाइना के साइड में रहता है वो, और जो म्यांमार के साइड में रहता है, दे आर ऑल द सेम पीपल डिवाइडेड इन 2 कंट्रीज। ऐसा हमारे में ही है। अगर आप नागालैंड में जाओगे तो म्यांमार में बहुत सारे नागा कम्युनिटीज है, हमारे इंडिया से भी ज्यादा नागा कम्युनिटीज उधर है, लेकिन दे हैव बीन डिवाइडेड बिटवीन द 2 कंट्रीज। एक टाइम तो दिस वाज 1 कंट्री, सो द ब्रिटिश मेड दिस डिवीजन एंड दिस डिविजन्स आर वेरी डेडली। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी वो जो आर्मी गवर्नमेंट था म्यांमार के, दे हैव बिकम वीकर एंड वीकर, और उसके जितने रेबेलियन ग्रुप्स थे, ये रेबेलियन ग्रुप्स अभी विन कर रहा है। अभी देखा जाए कि बांग्लादेश और म्यांमार के जो बॉर्डर है, दिस बॉर्डर इज मेड बिटवीन अक्रॉस रिवर नाफ। एक साइड में है म्यांमार, बीच में नाफ रिवर, और उसके पास है बांग्लादेश, और ये नाफ रिवर जाके बे ऑफ बंगाल में जाके मिक्स होता है। तो उसके तरफ से दे हैव कंप्लीटली ऑक्युपाइड द एंटायर बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर इज नाउ अंडर द कंट्रोल ऑफ बर्मीज अराकान आर्मी। तो ये एंटी रोहिंग्या है, एंटी बांग्लादेश है, क्योंकि बांग्लादेश, ये लोग मुस्लिम नहीं है, ये लोग, इनमें से बहुत सारे बुद्धिस्ट कम्युनिटीज के मेंबर्स है जो फील करते थे उसके साथ बहुत सारे एट्रोसिटीज है। दे नाउ होल्डिंग द पावर, और धीरे धीरे ये जो जुंटा है और द करंट जो मिलिट्री गवर्नमेंट है, ये वैनिश हो रहा है। आज
almost 60 to 70% of the country is under the control of rebels. अभी चाइना धीरे धीरे इन रेबल कम्युनिटीज के साथ अपना कम्युनिकेशन बढ़ा रहा है, उसका रिलेशनशिप बढ़ा रहा है, क्योंकि दिस पीपल विल कम इनटू पावर समडे और अदर. आई एम नॉट श्योर वेदर इंडियन गवर्नमेंट इज एंगेज्ड विद दिस ग्रुप, बट इफ नॉट, आई वुड स्ट्रांगली रिक्वेस्ट द इंडियन गवर्नमेंट to be in close touch with the various rebels group around the Indo-Bangladesh border, around the Indo-Myanmar border, because this will be very important. We need their help and support for the integrity of our borderland. जैसे लेकिन हमारे इंडिया के रैपिड रिएक्शन फोर्सेस इतना नहीं है. मैंने बहुत बार आप ही के फोरम में कहा है कि कहाँ इंडिया है और कहाँ म्यांमार के बॉर्डर है. देयर इज नो डिमार्केशन. इफ इंडिया वाज इजराइल, वो बर्मा के तरफ मूव करके बहुत सारे लैंड अपने आप करके उधर बॉर्डर फेंस कर सकता था, लेकिन इंडिया वेटेड फॉर टू लॉन्ग विथ नो ऑब्जर्वेशन आउटपोस्ट एटसेट्रा इन दिस एरिया. लेकिन जितना लैंड आप आपके अंडर आपके कंट्रोल में आज ला सकते हो, मे बी यू विल रिटर्न देम लेटर, बट इफ यू ब्रिंग देम अंडर कंट्रोल, यू कैन ब्रिंग द इंसर्जेंट इन दिस एरियाज अंडर योर कंट्रोल. यही बर्मा के जगह पे जाकर ये लोग चुपते हैं और बीच बीच में आके इंडिया में आकर, जैसे मणिपुर से लेकर नागालैंड से लेकर मिजोरम से लेकर हर स्टेट्स में ये दीज आर पीपल आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम. But these strikes would have been very, very essential, or India could have made some arrangements with the rebel groups and infiltrated even unofficially inside the Myanmar border. मैं तो कहूँगा कि जैसे हम लोग सियाचिन ले लिए थे, we should have occupied a big chunk of the Indo-Myanmar border region. India अगर ये नहीं कर रहा है, they are making a mistake. Do not care about what international reaction should be. Look after your own country's interest. Occupy those areas. Bring them under Indian control. बाद में देखा जाएगा whether we return this to Burma when they become a stable government or not. बाद में देखा जाएगा. But if you could bring them under control, you can bring your entire infiltration, terrorist, smuggling, ISI movement, Chinese movement, all under control. लेकिन शायद इंडिया ये नहीं कर पाया. This is our weakness. We should have done this. At the same time, आपको ये कंक्लूड करूंगा बांग्लादेश से लेकर के आप जानते हैं कुछ देर पहले श्रीलंका के राजापक्सा गवर्नमेंट था जो एंटी इंडियन था, उछल कूद किया वगैरह वगैरह. The government was tattered, the people suffered, and then they have a new prime minister now, a new government, and Sri Lanka is slowly coming back to its original term. This Muhammad Yunus is not a bad person. I was invited to Bangladesh. I had an opportunity to meet him. He seemed to be a very reasonable, educated and a talented person. But I think ये उसका एक history है कि he is a very close ally of Bill Clinton, Hillary Clinton. Bill Clinton, Hillary Clinton के support के कारण ही उसे यूरोपियन पार्लियामेंट से लेकर यूएसए से लेकर बहुत जगह तक उसको सपोर्ट मिला. He is a very pro-American person. He is not a pro-Chinese person. He is a very, very pro-American person. Everything that he will do for American interest, क्योंकि उसके लिए अमेरिका आज के उसके नोबेल प्राइज के पीछे भी अमेरिका का लॉबिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है. फॉर अ लॉन्ग टाइम द डेमोक्रेटिक पार्टी इन यूनाइटेड स्टेट्स वांटेड टू हैव समवन ऑफ देयर चॉइस टू कंट्रोल द कंट्री ऑफ बांग्लादेश. क्यों, किसके लिए? नॉट फॉर इंडिया. इधर वो लोग अपने नेवल बेसिस बनाना चाहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग चाइना. उसके लिए चाइना एक बहुत बड़ा थ्रेट है. इंडिया तो कभी अमेरिका को बेस बनाने देगा नहीं. तो द सेकंड मोस्ट वल्नरेबल कंट्री वाज दिस बांग्लादेश. और शेख हसीना, द एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, ने बहुत कोशिश किए कि ये लोग अमेरिकन सिस्टम जाके बांग्लादेश को इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पाए. लेकिन थ्रू देयर इंटेलिजेंस, थ्रू मनी एंड सपोर्ट, ये जो फॉल्स स्टूडेंट मूवमेंट वगैरह, स्टूडेंट रेवोल्यूशन कहा जा रहा है, ये सारे यूएसए ऑर्केस्ट्रेटेड एक मूवमेंट था टू टपल शेख हसीना एंड पुट यूनिस अंडर हेड ऑफ द स्टेट. अभी उसे कहा जा रहा है कि ही इज द चीफ एडवाइजर ऑफ द कंट्री. ही इज अ नॉन इलेक्टेड of unofficial head of the country, selected on the basis of common acceptance of the various political parties. His role is to stabilize Bangladesh, set a date for election, have an election and hand over the power to the next elected government of the Bangladesh. वो BNP हो, जमात हो, अवामी लीग हो, कुछ भी हो, या नया कोई पार्टी हो, whichever, national party, whichever, they should have done that. But if you would closely look at him, he's only making the life of Bangladeshis more difficult. First of all, there was enormous atrocities against the Hindu minority community there. No doubt, this is heinous crimes, and he could have stopped it.
He could have said strong words. He did nothing. He kept the police and the military non-functional so that these hooligans could continue their activities. But ये जो आदमी है, he is an economist. He may be a brilliant academic, but he's not a politician. जो चाल वो चल रहा है like on a chess board, these are all stupid चाल. और उसके साथ जो the few other people who are advisors of different departments that has currently running Bangladesh are all inexperienced students or people who have very little or nothing to do with governance in any part of their life. तो क्या हो रहा है? They are doing stupid things which is only making the future of Bangladesh very, very bleak. To their long policies, they have engaged into a fight with India, which is a sheer stupidity. And they are encouraging it, and they are doing this anti-Indian thing, boycott, this and that, and then again waiting for Indian rice, payaz, onion, potato, everything. So what a stupid country it is that it in one hand, it is very strongly anti-India, and on the other hand, they want all the help that India can provide. I think the Indian government has shown a strong restraint. They have not reacted, but I know that there is a strong patrolling around our borders. बांग्लादेश में ये स्लोगन है कि 4 दिन में हम लेंगे कलकत्ता, उसके बाद बिहार, झारखंड, सब उड़ीसा, सब कुछ अपने कंट्रोल में लेकर, एंटायर नॉर्थ ईस्ट को लेकर, सिक्किम को लेकर हम ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे. ये उसका एक ड्रीम है. ये एक स्टूपिड ड्रीम है, बट स्टिल ये एक ड्रीम है. ये एक प्रॉब्लम है उधर, ये सब चल रहा है. एंड देयर इज दिस वल्नरेबल लेवल ऑफ चिटागोंग, जहां पर बहुत सारे माइनॉरिटी कम्युनिटीज है और वहां बहुत सारे रोहिंग्याज है. रोहिंग्याज आर एक्चुअली ऑफ बांग्लादेशी ओरिजिन मुस्लिम. आज ये लोग नहीं मानते हैं कि रोहिंग्याज आर बांग्लादेशीज. तब तो बांग्लादेश नहीं था. Long time back, when the Myanmar or the then Burma came under British rule, काम करने के लिए वो बांग्लादेश से बहुत सारे पुअर मुस्लिम्स को लेकर वो अपने उधर जाकर अपने कंट्री ओरिजिन के लिए उधर जाकर उसके बिठाए. These are not original Burmese people. These are not original Burmese people, but they have settled down there. And उसके साथ Burmese Buddhist के एक बहुत सा आंकड़ा है जिसके साथ ये प्रॉब्लम वगैरह बहुत दिनों से चल रहा है. ये प्रॉब्लम चलते चलते I think their relation have become nasur. They fight each other. There have been ethnic genocide, killing of people. Hundreds and thousands of people have killed. And they are saying around 11 million Rohingyas have crossed border from Myanmar into Bangladesh. I have visited those camps under special order and stuff, and I would say that the number of people could be around 20 million. There is absolutely no count. Every few days, hundreds of Rohingyas are coming and settling in Bangladesh. This has been crippling the Bangladesh economy. So Bangladesh is challenging India, saying that India does not have a friendly neighborhood. तो एक इंडिया के साथ एनिमोसिटी डेवलप करके दे हैव एन एंटी बांग्लादेश entire front, and they are having an insurgent Burmese army that is coming on the other side. So they are pushed between India and Myanmar now. So Bangladesh is in a very vulnerable situation. I think if I was leading intelligence and stuff, I would immediately try and contact and communicate it with the tribal rebel groups and set up strong relations, good connections with them, because they are going to form the future government, just like USA does. आज जो सीरिया पे रूल कर रहा है और सीरिया के वॉर में जो विक्टोरियस है, उसे कुछ दिन पहले अमेरिकन टेररिस्ट कहते थे. उसी के अगेंस्ट अमेरिका फाइट कर रहा था. आज असाद को, गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए, करंट सीरियन रेजिम को हटाने के लिए, रशिया से उधर के हटाने के लिए उसी टेररिस्ट ग्रुप को दे हैव स्टार्टेड सपोर्टिंग एंड दे हैव गॉट ह्यूज सक्सेस. रशिया का उधर से हट जाना, ईरान के उधर से हट जाना इज अ ह्यूज विन फॉर Israel and United States. उसके लॉन्ग लास्टिंग इकोनॉमिक टाइज बनेंगे. सीरिया का क्या हाल होगा अभी तो कहना मुश्किल है, लेकिन सीरिया इज डेफिनेटली, आई एम थिंकिंग अबाउट अ बाल्कनाइजेशन ऑफ सीरिया. जैसे युगोस्लाविया से तोड़कर 6 कंट्रीज बने हैं, देयर कुड बी हाई चांसेस दैट सीरिया विल बी स्लोली बीइंग ब्रेकन डाउन इनटू अदर कंट्रीज. सो इसी हिसाब से आज वी आर एट द क्रॉसरोड्स. आई विल कंक्लूड बाय सेइंग दैट वी आर एट द क्रॉसरोड इन द सेंस दैट द वर्ल्ड इज चेंजिंग फास्टर देन वी कुड एंटिसिपेट, and there are long term implications of these processes. इससे हमारे बहुत सारे ट्रेड रूट्स खुलेंगे, बहुत सारे कंट्रीज के साथ हम बिजनेस कर पाएंगे. एट द सेम
टाइम हमारे एट्रोसिटीज और चैलेंजेस विद अदर कंट्रीज बढ़ जाएंगे। ये इसे लेकर किसी एक लेक्चर में इसका पूरा पिक्चर देना तो पॉसिबल नहीं है, बट आई विल कंक्लूड। मैं यहीं पर अपना वाणी को विराम दूंगा और सभी को अपना नमन कहूंगा कि आप लोग इतने धैर्य से मेरी बात सुने, और इफ देयर इज एनी एंगेजमेंट, एनी इंटरेक्शन, एनी क्वेश्चन एट दिस पॉइंट, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड, वेरी गुड। इतना कॉन्टिन्यूअस आपने 1.5 घंटा एकदम मतलब पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिक्स को हम लोग के सामने रख दिया, और ये भी हम लोगों ने जाना। आपने एक बहुत अच्छा बात कहा कि ये अपने डिसीजन पर, अपनी ही डिसीजन पर, अपने ताकत पर भरोसा न रखकर दूसरों पर भरोसा करके, यूक्रेन के बारे में जो बताया, यदि हम कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं तो बहुत सफर करना पड़ता है। और ये भी हम लोगों ने जाना कि बांग्लादेश में है कि बांग्लादेशी ये सोच रहे हैं कि कलकत्ता हमारा हो जाए, बिहार हमारा हो जाए, ये हो जाए, और ये बड़ा बड़ा सपना देख रहे हैं बांग्लादेशी, इस बात का सपना देख रहे हैं। ये सब हम लोगों के ही देश से पैदा हुए ये देश है। बर्मा भी हम लोग का है। और एक चीज आपने और भी बड़ी बात कही कि बर्मा का कोई बर्मा के पार्ट को अभी इंडिया कैप्चर कर सकता है, ले ले, और जब जरूरत पड़ेगा तो देखा जाएगा, बाद में लौटाया जाएगा। ये सारी चीजों को बता करके आपने हमारे मतलब आपको मैं कहता हूं, मैं उधर बॉर्डर पे गया है, उधर कोई आर्मी का कोई प्रेजेंस ही नहीं है। दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू ऑक्यूपाई एज मच एज बर्मीज लैंड एज पॉसिबल। इंडियन आर्मी क्या, अमिताभ जी, आप अगर एक फ्लैग लेकर आगे जाएंगे तो आप भी उधर 10 प्लॉट ऑक्यूपाई कर लेंगे। दूर दूर तक कोई नहीं है। दिस इज द गोल्डन टाइम टू ऑक्यूपाई द बॉर्डर बिटवीन बांग्लादेश, सॉरी, म्यांमार एंड इंडिया। नॉर्थ ईस्ट से उधर इन्फिल्ट्रेट करना चाहिए इंडियन आर्मी को, और लैंड ग्रैब कर लेना चाहिए, इंडियन फ्लैग गार्ड देना चाहिए। बाद में उसके साथ हम एडजस्टमेंट करेंगे, लेकिन लेट्स नाउ ऑक्यूपाई, लेट्स नाउ ऑक्यूपाई। और अभी सारा वर्ल्ड डिवाइडेड है, दे आर ऑल बिजी विद देयर ओन प्रॉब्लम्स। इंडिया अगर म्यांमार को ऑक्यूपाई करता है, मतलब पूरा म्यांमार ऑक्यूपाई करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजिक बॉर्डर रीजन्स अगर ऑक्यूपाई कर ले, इसे देखने वाला कोई है ही नहीं। अच्छा, कितना बड़ा बात है ही नहीं, कितना बड़ा बात का है। आज डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के हमारे दिनेश उपाध्याय साहब अंडर सेक्रेटरी भी आए थे, और हमारे कार्ल शेट्टी साहब भी आए हुए हैं। कार्ल शेट्टी साहब जिनको अभी भारत सरकार ने, राष्ट्रपति साहब के यहाँ से पुरस्कार मिला 50 लाख का रुपीज का, यशदा को। कार्ल शेट्टी साहब, आपका क्या रिएक्शन है? मैं कार्ल शेट्टी साहब का ऑनर करता हूं। कार्ल शेट्टी साहब हमारे बीच में हैं। कार्ल शेट्टी साहब, आपके वर्ड सुनना चाहेंगे? कार्ल शेट्टी साहब, डीडीजी, डायरेक्टर जनरल, यशदा। अच्छा, शायद वो अवेलेबल नहीं है। नागेश जी कुछ कहना चाहते हैं, उसने हैंड रेज किया है, तो अगर नागेश जी कहिए कुछ। अगर नागेश जी हैं, सुशील चंद्र जोशी हैं, उमेश चंद्र जोशी हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो ठीक है। कार्ल शेट्टी साहब जब आएंगे तो बोले। नागेश जी, आप क्या बोलना चाहते हैं? अभी जो साइकत जी जो बोले, आई सैल्यूट हिम, मैं उनको असली गुरु मान रहा हूं। मैं ही इसको आर्काइव करूंगा। एक एक बात उनकी सच है, मैं केवल उसमें ऐड कर दे रहा हूं। भारत केवल 20 जनवरी का इंतजार कर रहा है। यदि ट्रंप नहीं आने वाले होते, यदि बाइडेन सरकार होती, तो अभी तक भारत बांग्लादेश को निगल गया होता। लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ट्रंप का ख्याल रखते हुए, अपना भारत सरकार बहुत पेशेंटली 20 जनवरी का इंतजार कर रहा है। उसके बाद सारी चीज जो सैगत जी कह रहे हैं वो धीरे धीरे होगा। मैं सैगत जी के जो बोले वो एकदम सच है, उसमें मैं ऐड कर रहा हूं। नंबर 2, ट्रंप और इज राइटिस्ट, और जो ओबामा और क्लिंटन है, ये लोग लेफ्टिस्ट हैं। तो अभी जो क्लिंटन भी अमेरिका फर्स्ट, मोदी जी भी इंडिया फर्स्ट, तो ये इन दोनों के विचार मिलते हैं। इसीलिए जो कुछ होगा 20 जनवरी के बाद ही होगा। 20 जनवरी के पहले अभी भारत बांग्लादेश को नाक दम किए हुए है, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, जहां तक म्यांमार की बात है,
इंडिया का प्लान था कि पूरे नॉर्थ ईस्ट, म्यांमार और बांग्लादेश में एक देश बना लेगा और वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री होगा, जो कि इंडिया नहीं होने देगा और ना ट्रंप अब होने देंगे। तो ये चीज अब ये डिफ्यूज हो गया और ये उनका प्लान खुल के आ गया। चौथी बात, चाइना का हालत खराब है। चाइना भी अपने हर क्षेत्र में अब इंडिया से जो अपना जो फोर्स वापस किया है, वो अपने इंडिया से संबंध सुधारना चाहता है। उसकी वजह यह है कि इंडिया की भी मिलिट्री पावर बहुत स्ट्रांग हो गई है और चाइना को ये समझ में आ रहा है कि साउथ चाइना सी में इंडिया हमको दबा सकता है विद द हेल्प ऑफ अमेरिका। तो चाइना अब उछल कूद करना बंद कर दिया है। अच्छा, और जहां तक कि नेपाल और भूटान की बात है, अपनी भारत सरकार की पूरी निगाह नेपाल पर भी है, भूटान पर भी है। तो अब चाइना धीरे धीरे, जो साइकिल जी बहुत अच्छा बोले, अंदर से खोखला होता जा रहा है। वॉट एवर मे बी द रीजन, वो सब अपनी जगह पर सही है, लेकिन अमेरिका का जो पास्ट रहा है, उसने अपने पूरे वर्ल्ड में अपना शासन जमाने के लिए 53 कंट्रीज में को टॉपल किया है, बर्बाद किया है। तो लेकिन अपना जो भारत देश है, अपने वही जो राष्ट्रवाद कहते हैं, अपना देश फर्स्ट। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, रिट्रेट कर रहा हूं, इंडिया इज इमर्जिंग सुपर पावर एंड 2030-32 तक पिक्चर क्लियर हो जाएगा सारा चीज। और अपना देश बहुत आगे बढ़ रहा है। ठीक है, बीच में बहुत सारी चीजें होंगी, नेचुरल कैलामिटी होंगी, इंडिया के ऊपर कुछ सॉरी टू फोरकास्ट विथ सम गुड इंफॉर्मेशन फीडबैक, कुछ मुस्लिम देश भी अटैक करेंगे, लेकिन इंडिया उसको सस्टेन कर लेगा। हाल में ही इंडिया का रसिया से डील हुआ है कि इंडिया का रडार सिस्टम 8000 किलोमीटर तक मॉनिटर करेगा। यदि 8000 किलोमीटर में कहीं से भी इंडिया पर कोई अटैक कर रहा है, तो इंडिया उसको यहीं से कंट्रोल कर लेगा। तो मेरा मैसेज यही है, सैकत जी, इंडिया इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। या और आपने जो बात कही है, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं, बहुत अच्छी बात कही है। अमेरिका के साथ साथ अपना देश भी आगे बढ़ेगा। बस ये मामला केवल एक ही चीज का है, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट का। तो अभी राइटिस्ट का टाइम आ रहा है। नाउ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, इसे स्पिरिचुअली कहा जाए तो ये राक्षसी ताकत और दैवीय ताकत दोनों पृथ्वी पर हर जगह हावी होती है। अपना देश स्पिरिचुअली स्ट्रांग है, इसीलिए अपना देश अभी तक बचा हुआ है। और हम लोग जितने इस ग्रुप में हैं, जो आराम फरमा रहे हैं, ये ड्यू टू आवर स्ट्रांग गवर्नमेंट, और कोई नहीं है। कोई मारपीट, खून खराबी कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये चीज आने वाला समय भारत के लिए अच्छा है, अमेरिका के लिए अच्छा है। लेकिन इस ग्रुप में जितने लोगों हैं, उनको मैं विनती करता हूं, वो भगवान पर भरोसा रखे और एवरीथिंग विल बी फाइन। थैंक यू। बहुत अच्छा आपने कहा। और एक चीज और है, हम उनसे पूछना चाहेंगे, क्या नाम है, साकेत जी से। और अब प्रसाद साहब भी आ गए, काल शेट्टी साहब भी आ गए, तो हम सबका स्वागत करते हैं। लेकिन बहुत देर बाद आए, लेकिन ठीक है, आ गए, अच्छा लगा। तो काल शेट्टी साहब, आपका क्या रिएक्शन है? काल शेट्टी साहब, आपका मैं बहुत स्वागत करते, आपको बहुत बधाई। हाँ सर, हाँ सर, आप क्या बोलना चाहते हैं? काल शेट्टी साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। काल शेट्टी साहब, अच्छा, काल शेट्टी साहब, अच्छा, प्रसाद साहब, आप क्या बोलना चाहेंगे? लेकिन एक बात पूछना चाहेंगे साकेत जी से कि जैसे अभी हम लोगों के देश में
जैसे मुस्लिम उपद्रव मचा रहे हैं, उस तरह से जैसे बांग्लादेशी और इन सबों को यदि हम लोग कैप्चर कर लेते हैं, या पाकिस्तान को भी कैप्चर, या बर्मा के भी उसको, तो इन लोगों के पॉपुलेशन को संभालना आसान है क्या? अभी के एग्जिस्टिंग जितने भी हमारे आतंकवादी भीतर में घुस के हमारा ही खाते हैं, हमारा ही नुकसान करते हैं, उन लोगों से निपटना जितना मुश्किल है, उतना और कुछ मुसीबत तो और बढ़ भी जाएगी, हम ताकतवर होंगे तो भी। क्या नागेश जी और साकेत जी आपसे पूछना चाहते हैं कि ये लोग तो बुला तो लेंगे, हम लोग कैप्चर तो कर लेंगे बहुत आसानी से, लेकिन इन लोगों को पाल के इन लोगों को घर में रखना कितना खतरनाक है। एक एक सर आदमी ये यहाँ सब। पर हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली ने ऑर्डर कर दिया है और दिल्ली से रोहिंग्या को निकाल बाहर शुरू हो गया है और वहां से लोग भागना शुरू कर दिए हैं। अपने हाँ, देश में 5 करोड़ बांग्लादेशी हैं, वो हर हाँ, जगह से वो लोग भागना शुरू कर दिए। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक यूपी दिल्ली बॉर्डर नोएडा एरिया में एक कॉमन लैंड था जहां रोहिंग्या छुप के रह रहे थे, और भारत सरकार को हर स्टेट की पूरी जानकारी है, तो ये काम शुरू हो चुका है। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, 20 जनवरी के बाद जब ट्रंप आएंगे तब थोड़ी सी इसमें और बोल्डनेस आ जाएगी। रोहिंग्या खुद ब खुद भागना शुरू कर दिए हैं। एलजी ने ऑर्डर दिया है, रोहिंग्या को आइडेंटिफाई करो, फॉल्स आधार कार्ड, फॉल्स राशन कार्ड कैंसिल करो, उसको भगाओ यहां से, ये सारा काम। और इसीलिए अभी वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी भी घबराई हुई है, क्योंकि वो जो बसाई हुई है उस पर भी एक्शन होगा। लेकिन अब हम वेस्ट बंगाल एक अपने में बहुत बड़ा इश्यू है, मैं उस पर अधिक नहीं बोल सकता हूं। इवन आई एम सॉरी टू रिवील वन फैक्ट, जो ममता बनर्जी है काउंटिंग में भी मैनिपुलेट कर जीत रही है। बिल्कुल सही। बीजेपी का वोट भी काउंटिंग के समय मैनिपुलेट होता है अंडर द गाइडेंस ऑफ ममता बनर्जी। ये बात अभी तक कहीं भी सरफेस पर नहीं आई है, लेकिन ये अंदर की बात मैं कह रहा हूं। थैंक यू। प्रसाद साहब, आप क्या बोलना चाहेंगे? प्रसाद साहब, बहुत अच्छा, ये साकेत जी ने बहुत सारी नई नई बात बताई है, जिसका विनय शुक्ला जी रिकॉर्ड रखेंगे। तो क्योंकि बहुत सारा चीज अलार्मिंग बात बताए, जिसको हम लोग एकदम बिना कुछ डिस्टर्ब के वह सुनते रह गए, और अब सोचने का समय आ गया है कि इन्होंने आज क्या क्या कह दिया है और उस पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन अरुण। अमिताभ जी, शेखर जी ने जो भी कहा है ये 100% सच है। इसलिए हम, और ये मैं कहूंगा, भारत सरकार को सारी खबर है, सारा स्ट्रेटजी तैयार है, लेकिन जो बीजेपी सरकार है, जो हमारी प्रेजेंट सरकार है, इंटरनेशनल का हालात भी देखती है और अंदर का हालात देख के कोई कदम बढ़ाती है। यही एक बहुत बड़ी खूबी है हमारे वर्तमान सरकार में। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। प्रसाद साहब, आप क्या बोलेंगे? प्रसाद साहब 2 मिनट बोल दीजिए, फिर उसके बाद फिर हम जोशी जी का सुन के, अनिल कुमार साहब का भी सुन के, बड़े बड़े लोग आए, काल शेट्टी साहब भी आए हैं, विद्यानाथ झा भी आए हैं, तो सारे अच्छे अच्छे विद्वान तो आए हैं, सभी लोगों ने सुन लिया। कमल पीयूष भी आए थे, और आज डीओपीटी के दिनेश उपाध्ये भी आए थे, सबका हमने सुना, सब लोगों ने सुना इनकी बात को, और बहुत ध्यान से सुना, और बीच में कोई डिस्टरबेंस भी नहीं हुआ, इनके बात में इतनी ताकत थी। तो आप क्या बोलना चाहेंगे प्रसाद साहब? आप बहुत देरी से आए। प्रसाद साहब, प्रसाद साहब। हाँ, हेलो। अभी आया, अभी मुझे दुर्भाग्य से मैं पूरी बात नहीं सुन सका हूँ, और अभी आया हूँ तब तक ये खत्म हो चुका है। तो हमें तो आज बहुत ही अफसोस लग रहा है कि somehow I missed it,
लेकिन अभी लेकिन कल बातचीत कल मिस मत करिएगा, कल राम मोहन जी भी इसी पर चर्चा करेंगे। राम मोहन जी बहुत दिन बाद समय दिए हैं और अच्छा। वो अब कई जगह के, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका सब जगह के राजदूत रह चुके हैं। तो हाँ साकेत जी से की तरह वो भी बहुत सारी, कल 1 घंटा उनसे वार्तालाप हुई। और मैं हाँ चाहूंगा कि साकेत जी आप भी रहिएगा, क्योंकि हाँ क्योंकि दो जानकार आदमी मिलेंगे। दिलीप सिन्हा साहब तो शायद कल नहीं रहेंगे, उनके परिवार में कुछ लोग आ रहे हैं। अनिल कुमार जी आप आए हैं तो हम सबकी बात सुनेंगे और सबको ही हम लोग सुनेंगे। हाँ वैसे कल दिलीप सिन्हा जी से हाँ बातें हुई हैं बांग्लादेश के बारे में। तो जो जो उनसे मैंने सुनने को मिला, तो ये सवाल काफी जोर से उठ रहा है बांग्लादेश में हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज ये है कि अब उनका जो कहना था कि सब इंटरकनेक्टेड है, जो भी हम एक्शन लेंगे उसके कॉन्सिक्वेंस भी हैं। जो भी हम एक्शन लेंगे उसके कॉन्सिक्वेंस हैं। जैसे अगर हम अगर हम उनको उनके ऊपर हम डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव अगर हम करेंगे कि आपके यहाँ हमारे लोग को इतना मारे जा रहा है और हम एक्शन लेना चाहते हैं, तो पलट करके बहुत सारी जो हमारे यहाँ जो कश्मीर इशू है और वगैरह इशू है, तो उसको उभारने की क्षमता उनमें है। तो अभी हम लोगों का रिलेशन वैसा नहीं है कि हम जोर से कोई एक्शन लें और सैंक्शंस वगैरह के बारे में बातचीत करें। ये बात उन लोगों की थी कि हम लोग अभी सैंक्शंस के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, और जब तक सैंक्शन नहीं होगा डायरेक्ट तो हम एक्शन ले नहीं सकते हैं। डायरेक्ट एक्शन का तो हमारे पॉलिसी में भी नहीं है। हम तो हमेशा डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन ही मांगते हैं। तो डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन मांगते हैं तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये हुआ कि हम डायरेक्ट एक्शन नहीं लेंगे, और डायरेक्ट एक्शन अगर लिया भी हमने तो सैंक्शन इज द ओनली वे। तो सैंक्शन हम अगर उनके अगेंस्ट सैंक्शन है तो सैंक्शन हमारे अगेंस्ट भी हो सकता है ना। तो इसलिए बहुत समझ बूझ करके हमें काम करना है, और मोर और लेस डिप्लोमेटिक आंसर ही इसका होगा बांग्लादेश मेरे के पास बारे में। इसका एक सलूशन है अमिताभ जी। हाँ मतलब आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने ठीक कहा, जिस भी डिप्लोमेट से आपने बात किया है कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर इंडिया टू इन्फिल्ट्रेट डायरेक्टली इनटू बांग्लादेश या पाकिस्तान। ये मैं नहीं करने को कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को कुछ करने की तो जरूरत नहीं है। इट इज डिसइंटीग्रेटिंग ऑन इट्स ओन। ये तो अपने आप ब्रेक डाउन कर रहा है। आज जो पाकिस्तान में मारकाट हो रहा है वो इंडिया जाकर मारकाट नहीं कर रहा है, उनके अपने ही लोग अपने लोगों को मार रहा है। द कंट्री इज गेटिंग डिस्टेबलाइज्ड ऑन इट्स ओन। तो वी डू नॉट नीड टू डू एनीथिंग ऑन बांग्लादेश। हमारे बॉर्डर के ऊपर हमारे जो मॉनिटरिंग है कि वो उधर से लोग, बांग्लादेश कभी इंडिया को अटैक नहीं कर सकता, लेकिन उधर से लाखों के तालाब में लोग इंडिया में घुस सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, वेस्ट घुस रहे हैं और घुस रहे हैं। कलकत्ता कलकत्ता तो एकदम उनका देश ही हो गया है, भर गया उन लोगों से। मुझे थोड़ा फिनिश करने दीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ। What I'm saying is we do not अखिल जी, तो चंद्रेश्वर, तो आपके थोड़ा माइक को थोड़ा म्यूट कर दीजिएगा, बड़ा बड़ा फीडबैक आ रहा है। हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि इंडिया नीड्स टू पुट अ स्ट्रॉन्ग सर्विलियंस ऑन मॉनिटरिंग ऑन द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, आइदर अक्रॉस नॉर्थ ईस्ट एंड अक्रॉस द वेस्ट बंगाल बॉर्डर। इससे आपका इन्फिल्ट्रेशन तो कम हो जाएगा, एंड एट द सेम टाइम टू कीप बांग्लादेश अंडर एंटायर प्रेशर। इंडियन गवर्नमेंट को बर्मीज के जो रिबेल ग्रुप्स है, जो अब बर्मा का कंट्रोल ले रहा है, कुछ देर बाद वो ही सरकार बनाएगा। तो इंडिया नीड्स टू हैव स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग टाई अप्स विद देम, एंड ये बांग्लादेश को स्केयर कर देगा, वो अपने पैंट पे पी कर जाएगा, पेशाब कर देगा कि उसके एक तरफ इंडिया एक तरफ म्यांमार, दोनों होस्टाइल कंट्रीज बन गया है। इंडिया अभी बांग्लादेश को छोड़कर आई वुड से पुट 80% एम्फेसिस ऑन म्यांमार। म्यांमार बॉर्डर अनप्रोटेक्टेड है अलोंग द इंडिया म्यांमार नॉर्थ ईस्ट एरिया। दिस इज द टाइम टू ऑक्यूपाई दिस। अगर आज नहीं कर पाए, जैसे सियाचिन अपने ऑक्यूपाई कर लिया, आज तक कोई कुछ कर पाया? 2 दिन लोग कहेंगे ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, और हम हमारे पास तो रीजन है कि हमारे पास इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, बर्मा में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, सो वी आर ऑक्यूपाइंग दिस लैंड फॉर द पर्पस। बाद में हम लोग सेटल कर लेंगे वंस अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन बांग्लादेश म्यांमार इज। और इसे हम तो, जब कोई लैंड ग्रैब होता है, इंक्रोचमेंट होता है, चाइना जब इंडिया के लैंड में होता है, क्या वो ऑफिशियल डिक्लेरेशन देता है कि आई एम गोइंग इनटू इंडिया टुडे, आई एम गोइंग टू क्रॉस 200 किलोमीटर्स? ऐसा तो नहीं है। सो धीरे धीरे हौले हौले म्यांमार की तरह अप्रोच करना चाहिए। आज अगर ये अप्रोच नहीं करोगे आप, वो चाइना वो लैंड लेकर आपके बॉर्डर में चाइना आ जाएगा। यही सॉफ्ट नेचर के कारण हर युगों में इंडिया मार खाते आया है। बी बोल्ड, बी ब्रेव। अब म्यांमार भाड़ में जाए, दुनिया का इंटरेस्ट उसमें है नहीं, कोई से नहीं देख रहा है। चाइना उसमें इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, उसने जुंटा गवर्नमेंट के साथ। इंडिया को चाहिए कि रिबेल ग्रुप के साथ उसको मिलकर अपना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस अंडर द इंडो म्यांमार बॉर्डर में रहना चाहिए। वही इन्फ्लुएंस स्प्रेड हो जाएगा अलोंग द नाफ रिवर अगेंस्ट बांग्लादेश। एक बांग्लादेश हर तरफ से इंडिया से सराउंडेड है, और एक हो गया म्यांमार, उसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है। एंड दिस म्यांमारीज इंसर्जेंट ग्रुप्स आर वेरी फेरोशियस। वो आपको नागालैंड की तरह धड़ से सर को निकाल देता है। दे आर नॉट लाइक सिविलाइज्ड आर्मी कि आपको शूट करेगा, वे करेगा, अरेस्ट करेगा, नहीं है। वो सिर्फ अपना सर काट देगा। if you look into the Bangladesh TV's, YouTube's reports, they are scared कि उसके चिटागोंग इलाका, नाफ रिवर इलाका, they are becoming hugely insecure। हजारों के तालाब में बर्मीज अराकन आर्मी उधर आकर ऑक्यूपाई कर रहा है। अभी नाफ रिवर में बांग्लादेश का कोई फिशरमैन, कोई बोट, कोई नहीं जा रहा है। कोई भी जाता है तो बर्मा की तरफ से उसके ऊपर गोली चला दिया जा रहा है। सो दे आर सो स्केयर्ड, दे आर सो स्केयर्ड। और बांग्लादेशी आर्मी इसमें यदि इंडिया देरी करेगा, एक मिनट सुन लीजिए, कृपया एक मिनट सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, उसके बाद मैं विराम दे जाऊंगा। बांग्लादेश के आर्मी कोई मेजर वॉर कभी नहीं फाइट किया है। चाइना के आर्मी जिंदगी में कोई भी मेजर वॉर फाइट नहीं किया है। दीज आर्मीज आर नॉट वॉर रेडी। आपके पास हथियार रहना एक, और वॉर के साथ आपको एडजस्ट करना इज अ डिफरेंट पार्ट। ये बर्मा के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है, वो डिकेड्स में गरिला वॉरफेयर कर रहा है। दे आर बैटल रेडी। अगर इसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं तो बांग्लादेश इज स्क्वीज्ड। हम जाके लोगों को मारने के लिए नहीं कर रहे हैं। जस्ट योर एसोसिएशन एंड योर प्रेजेंस विद इन बर्मा विल स्केयर बांग्लादेश टू डेथ। अगर हम बांग्लादेश के ऊपर बड़ा सा प्रेशर क्रिएट करके अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं, तो दिस विल बिकम अनदर अफगानिस्तान ऑन आवर बॉर्डर। इंडिया कैनॉट अफोर्ड टू डू दिस। अगर वो ये करता है तो they will make a mistake. India should infiltrate legally and illegally inside Myanmar now. अगर नहीं करता है तो India is making a biggest strategic mistake once again. आप जब कोई कंट्री वीक हो जाता है, जब आप देखिए सीरिया वीक हो गया है, उसका कंट्री का फॉल आउट हो गया है। इजराइल जाकर उसका बॉर्डर में सारे इलाका ऑक्यूपाई कर रहा है। तुर्की जाकर उसका बॉर्डर इलाका को एक्सपेंड कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। कौन क्या कह रहा है? दिस इज क्योंकि अब जब एक कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, यू कैन नॉट डू अ थिंग। यू कैन नॉट गो एंड ऑक्यूपाई बांग्लादेश, यू कैन नॉट गो एंड ऑक्यूपाई पाकिस्तान, क्योंकि उसके पास एक गवर्नमेंट है। उधर तो गवर्नमेंट फेल हो रहा है टोटली। द कंट्री इज गेटिंग इनटू एनार्की। इंडिया के सिक्योरिटी के रीजन के लिए और गुड रिलेशंस के लिए भी उन रिबेल ग्रुप्स के साथ उसका एक रिलेशन बनाना चाहिए। नहीं तो मैं प्रेडिक्ट करता हूं यही इंडो म्यांमार बॉर्डर में चाइना आएगा। इंडिया विल पे द डीपेस्ट प्राइस दैट इट हैज टू पे। यही चीज मैं पूछ रहा था कि मतलब हम लोग देरी करेंगे तो चाइना वो काम कर लेगा। ठीक है, तो जोशी जी आप क्या बोलना चाहेंगे? जोशी जी उम्मीद जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज थोड़ा देर से ज्वाइन कर पाया, और मैं ये कहूंगा कि साकेत बासु साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, और अपनी बात को इस तरह से समझाते हैं
अगर मान लिया थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस होता है तो वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सुनिए तो। और अगर हम इस मौके, जैसा कि उन्होंने बताया, हमें इस मौके का लाभ उठाना चाहिए। अदरवाइज हमारी जो हमारा जो कहना चाहिए सिविलाइजेशन है, वो बड़ी ही मॉडरेट, बड़ी ही सहनशील है। और अगर इस तरह से अगर हम चलते रहे मॉडरेट और सहनशील, तो आज जो डिमांड है चेंज की, फ्यूचर की डिमांड, उसको हम नहीं ले पाएंगे। तो हमें भी ऐसा सख्त रवैया अपनाना चाहिए। और खासतौर पे जो बात बासु जी ने बताई, अगर उसको हम चलें तो हम अपने कंट्री को भी सेव करेंगे और आसपास सिविलाइज वर्ल्ड को भी सेव कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। और इस तरह की बहुत बात अच्छा। आगे भी आप कराइए। थैंक यू वेरी कल मच। कल करा रहे हैं, राम मोहन जी आ रहे हैं, राम मोहन जी आ रहे हैं बहुत दिन बाद। अनिल कुमार जी आप क्या बोलना चाहेंगे, 1 मिनट में बोल दें, और फिर चंद्रशेखर खान साहब की अमृतवाणी 1-2 वर्ड से ही खत्म जी करेंगे, क्योंकि टाइम कल इसका राम मोहन जी ने भी रिक्वेस्ट किया है कि समय बहुत ज्यादा मत लगाइएगा, हम बोलेंगे जरूर। जी तो अनिल कुमार जी आप क्या जी बोलना बहुत चाहेंगे? हम बहुत खेद के साथ ये कह रहे हैं कि देर हो गई, इसलिए कि कल एक मेरा बुक फेयर में प्रोग्राम है और वो हम्म। सडन हो गया था, उसमें हम जरा लगे हुए थे। हम सबसे पहले तो सैकत बसु साहब को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत आर्टिकुलेट है, बहुत नॉलेजेबल हैं और बहुत सी बातें उन्होंने बताई हैं। और इसके साथ हम देख रहे हैं कि इंडिया नॉट ओनली डिप्लोमेटिकली बहुत आगे है, लेकिन इसका सॉफ्ट पावर और कल्चरल डिप्लोमेसी में भी इसका बहुत आगे चल रहा है। इसका डायस्पोरिक स्ट्रेंथ भी बहुत आगे है। ग्लोबल साउथ लीडरशिप में ये बहुत आगे है। लेकिन इसके चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म जो डोमेस्टिक इश्यूज में हैं, जो वो कह रहे हैं कि म्यांमार और इन चीज़ों को अगर हम ले लें अभी, तो उसमें ये बहुत बड़ी बाधा है, जिसके ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स हैं, प्रेस का फ्रीडम और कम्युनल टेंशंस जो समटाइम्स ड्रॉ इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म। तो ये बहुत बड़ी बाधक हैं ये सब चीज़। फिर हमारे बॉर्डर टेंशंस हैं, चाइना और पाकिस्तान को, जिसको इंडिया ने बहुत सिग्निफिकेंटली हैंडल किया है। और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ जो इंडिया के अंदर है, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, जो प्रेसिंग इश्यूज़ हैं, इसके चलते भी उसको अ, ये हो रहा है। लेकिन आई थिंक दैट इंडिया इज़ पोइज्ड टू कंटिन्यू its upward trajectory as a global leader in the shaping the 21st century, balancing its aspirations for development, regional stability, and a multipolar world order. तो अब इसमें जो ये चीजें हैं, उसको तो आप कोई हम तो इस क्षेत्र के बहुत नॉलेजेबल नहीं है, लेकिन जो इसके एक्सपर्ट हैं वही बता सकते हैं कि ऐसा करने से क्या रिपरकशंस होगा। जैसा कि आदरणीय एम प्रसाद साहब ने कहा था कि उसको करने से कुछ रिपरकशंस हो सकते हैं। तो इस पर कोई जानकार आदमी, जैसे कल आदरणीय राम मोहन जी आएँगे, तो वो इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे। हमको इतना ही कहना है और सब लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। और चंद्रेश्वर खान साहब बस 2 मिनट का आशीर्वाद वचन बोल दें और हम लोग इसको क्लोज करें, क्योंकि 9 बज गया। चंद्रेश्वर खान साहब जी जी जी। बस 2 मिनट खाली। मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा। हाँ। जो जानकारी प्राप्त हुई है वो एक इंफॉर्मेशन है, और इम्प्लीमेंटेशन जो होता है उसको करने के लिए और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। बांग्लादेश और म्यांमार में हमारे बहुत हिंदू हैं, और म्यांमार से 1964 में जिस तरह से हिंदू को भगाया गया था एडमिनिस्ट्रेशन को, उसकी भी जानकारी है। तो प्रसाद साहब ने जो इशारा किया है वो एक ऋषि वाणी है कि सम्यक, जिसको बैलेंस स्कोर कार्ड बोलते हैं, कि कैसे बैलेंस स्कोर कार्ड इंडिया बनाएगी, उस पर not merely India and the Indian region, this part of the world is looking at India, that how solutions are emerging. और ये शांति, सद्भावना
और उसके पीछे शक्ति जिसका समन्वय हो रहा है और एक नए आध्यात्म की शुरुआत हो रही है, मुझे भरोसा है कि उससे समाधान निकलेगा। जो जानकारी मिली है वो अमूल्य है। जितने लोगों ने अपनी बातों को रखा है सभी प्रणम्य है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और प्रणाम। सभी को प्रणाम। और हम लोग कल फिर मिलेंगे, शार्प 7 बजे मिलेंगे और एकदम शार्प 8:30 बजे हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि राम मोहन साहब ने रिक्वेस्ट किया है कि मैं 8 बजे तक बोलूंगा और फिर थोड़े मोड़े प्रश्न का जवाब पूछ लेंगे। तो कल का भी दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और मैं साकेत जी से भी निवेदन करूंगा कि वो भी आए, क्योंकि सारे जानकार लोग रहेंगे तो और अच्छा लगेगा। आज भी बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, हम लोगों ने बहुत जानकारी ली। सभी को प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हम लोग कल फिर मिलते हैं। प्रणाम।